हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे और आपके मोस्ट फेवरेट राइटर, इंडियन राइटर आर के नारायण साहब। इनका एक जो सेशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें इनके इंट्रोडक्टरी सेक्शन को लेकर बातचीत की गई है कि क्या इनके टाइटल्स हैं, कौन सा इनका वर्क है, कौन से प्राइज इनको मिले हैं। ये सारी बातचीत हम ऑलरेडी एक सेशन में कर चुके हैं। ठीक है, इस सेशन में हम इनसे रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं, चाहे वो फिक्शनल हो, क्यों? क्योंकि जनरली तो हम आर के नारायण साहब को फिक्शनल वर्क की वजह से ही जानते हैं, लेकिन अगर नॉन फिक्शन की बात की जाए तो उनमें भी जैसे मालगुडी डेज है, या फिर आपका इनके अलावा भी कुछ वर्क्स हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, या इनका जो है वो एक ट्रेवलॉग है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा जनरली हमें उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं, और कुर्सी की पेटी जम के जो है वो बांध लीजिएगा, क्योंकि अब ये कंप्लीट ही होगा। आज आर के नारायण साहब का सेशन आज कंप्लीट करेंगे, कल एक नए राइटर की तरफ चलेंगे। तो चलिए, नारायण साहब का जो पहला वर्क था वो स्वामी एंड फ्रेंड्स था, 1935 का। ग्राहम ग्रीन के सपोर्ट से वो आया। उसमें बात की गई थी स्वामी राजम, जो एक मेन कैरेक्टर है, जिसमें एक बच्चे की बातचीत की गई है। स्वामी उसका मेन कैरेक्टर है, उसमें राजम है, कुछ फ्रेंड्स की बात की गई है। आपके स्वामी के पिता हैं, एक एवेंजर नाम का जो है वो एक क्रिश्चियन टीचर है। कुछ इस तरीके की बातचीत जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डन। स्वामी हो गया, आपका फादर हो गया, मदर हो गया, मनी है, राजम है, सोमू, शंकर, ये इसके दोस्त हैं, और आपका हेडमास्टर। ये सारी की सारी चीजें हो चुकी थी। आज जो शुरुआत होगी वो हम लोग करेंगे भाई बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स से जो इस ट्राइलॉजी का सेकंड वर्क है, इस ट्राइलॉजी का सेकंड वर्क है। यानी एक वर्क आपका जो स्टार्टिंग वर्क है वो 1935 का, उसके बाद में आपका 1937 का जो वर्क है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर बात करें तो आर के नारायण साहब राइटर हो गए, 1937 में आया। किसकी बात करते हैं? मालगुडी। इसका सेंट्रल प्लेस कौन सा है, सेटिंग क्या है? मालगुडी है, जो एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है। नॉवल ऑफ एजुकेशन और कमिंग ऑफ एज को दिखाता हुआ एक नॉवेल है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो बातचीत की गई है उसको लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई थी, या मैं कहूं कि हम लोगों ने कर ली थी या एक हो गई थी, उसको भी आज ठीक करना है। उसके बाद में ये आपकी सेकंड नॉवेल है मालगुडी ट्राइलॉजी की, जिसमें पहले नॉवेल है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स है 1935 का। उसके बाद में 1937 का आपका सेकंड नॉवेल है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और 1945 का थर्ड नॉवेल है आपका द इंग्लिश टीचर। नॉवेल फोकस करता है इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल ग्रोथ किसी यंग कॉलेज स्टूडेंट की। अब ये यंग कॉलेज जो स्टूडेंट है, इसका नाम है, ये जो यंग कॉलेज है, ये यंग कॉलेज स्टूडेंट है, इसका नाम है चंद्रन। देखिए इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है चंद्रन, जो इसका मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। ये व्यक्ति जो है वो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, नायक है। चंद्रन एक आर्ट्स कॉलेज का कॉलेज स्टूडेंट है, जो बाकी बच्चों की तरह ही, जिसको मतलब जनरली जो है वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का आनंद भी ले रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भविष्य क्या है या भविष्य में क्या होने वाला है। थोड़ा सा एक छोटा सा इंफ्लुएंस उसमें दिखाई पड़ता है कैलाश, जो उसका एक साथी है, सहपाठी है, चंद्रन का फ्रेंड है, who serves as a contrast through his practicality and emotional stability। इधर हम बात कर रहे हैं कि सर ये सेंसिटिव बीए स्टूडेंट है, सेंसिटिव बीए स्टूडेंट है, आइडियलिस्टिक है और इमोशनल है। अब बात आती है चंद्रन के माता और पिता की, और जैसा कि कॉलोनियल एज में माता की बात करें, मां की बात करें, तो वो ट्रेडिशनल और मैरिज ओरिएंटेड वुमेन दिखाई पड़ती है कि बेटे की शादी करनी है। चंद्रन की क्या करनी है? शादी करनी है, और इमोशनली डोमिनेटेड जो है वो फॉर्मेशन इनका देखने को बनता है। जबकि चंद्रन के पिता जो है वो प्रैक्टिकल है, साइलेंट है, और एक जो गैप है, एज गैप है, उसकी वजह से डिटेच्ड दिखाई पड़ते हैं अपने बेटे से। ठीक है, वो अपनी सिर्फ जिम्मेदारी को, एक तरीके से होता है ना कि भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मुझे तो क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो वो सिर्फ जिम्मेदारी का ध्यान देते हैं। जबकि चंद्रन की मां जो है वो थोड़ी ट्रेडिशनल, मैरिज ओरिएंटेड और इमोशनली डोमिनेटेड महिला है। दो लड़कियां या दो जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स का जिक्र आता है, एक मालती है और दूसरी आपकी जो है वो सुशीला है। एक मालती है और दूसरी आपकी सुशीला है। सुशीला नाम के कैरेक्टर को भी इन्होंने अलग अलग जगह यूज किया है। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो मिक्सअप कर रखे हैं इन्होंने।
मालती चंद्रन की जो है वो प्रेमिका है, यानी चंद्रन जो है वो जिस लड़की से प्रेम करता है वो एक ट्रेडिशनल, वही उन्हीं के गांव की जो है वो एक ट्रेडिशनल लड़की है, यंग वुमन है, जिससे चंद्रन प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मालती के पिता एक कंजर्वेटिव सोच के व्यक्ति हैं और वो बिलीव करते हैं स्ट्रोंगली हॉरोस्कोप और कास्ट में। हॉरोस्कोप में बिलीव करने की वजह से ही, अच्छा, चंद्रन जो है वो क्या है, मंगल दोष है। चंद्रन में क्या है, एक चंद्रन किसको फॉलो करता है, तो चंद्रन में मंगल दोष। ठीक है, मंगल दोष जो है वो चंद्रन में, किसमें है, चंद्रन में मंगल दोष है। और इस वजह से मालती के जो पिता है वो शादी से इनकार कर देते हैं कि भाई हम शादी नहीं करवाएंगे। चंद्रन को ये बात जो है वो थोड़ी सी, मतलब एक तरीके से वो ठीक नहीं फील करता उस चीज के लिए, उसे बुरा लगता है, हर्ट होता है, वो प्रयास करता है लेकिन वो नहीं मानते। तो इस बात से दुखी होकर चंद्रन जो है वो एक ही पीस के लिए, साइकोलॉजिकल पीस के लिए घर छोड़ देता है। ये सोचता है कि क्यों ना मैं इन सारी चीजों से निकलकर सन्यासी बन जाऊं। हालांकि उसका सन्यासी या घर छोड़ने के पीछे का रीजन क्या दिखाया गया है, साइकोलॉजिकल पीस दिखाई गई है, ना कि स्पिरिचुअलिटी। मतलब एक तो होता है ना स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति जो है वो घर छोड़ रहा है और घर त्याग के जो है वो सन्यासी बनना चाह रहा है कि भगवान को जो है वो पाना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पीस के लिए कि भाई ठीक है मुझे यहां नहीं रहना, मेरा मन नहीं लग रहा, ये वो, तो मैं घर छोड़ देता हूं। इस वजह से वो एक सन्यासी बन जाता है। और जब वो थोड़े टाइम के लिए, तकरीबन 8 महीनों बाद जो है, वो सही बात 8 महीने सन्यासी बनने के बाद ही उसको समझ में आ जाती है कि परिवार जरूरी है, जिम्मेदारियों का वहन करना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। सन्यासी की जो लाइफ है, क्यों, क्योंकि वो डिवोशनल तो था ही नहीं, डिवाइन तो था ही नहीं, वो तो एक साइकोलॉजिकल पीस के लिए आया था। तो जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ वो वापस से शांत हो गया और उसने तय किया कि वो घर जाएगा। घर गया, आराम से अपना जो है वो काम शुरू किया, पत्रकारिता में, न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म के रिलेटेड उसने काम किया और एक अच्छी जो है वो काम की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद में उसके पिता जो है वो उसको एक और रिश्ते की बात बताते हैं, क्योंकि मालती का ऑलरेडी जो है वो रिश्ता हो चुका है और अब भी कहीं ना कहीं उसके मन में उसके प्रति प्रेम तो है। लेकिन जब उसके पिता उसको कहते हैं कि भाई तुझे किसी और अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, तो वो सेकंड लड़की जिससे वो शादी करेगा, फ्यूचर वाइफ बनेगी, उसका नाम है सुशीला। शुरुआत में वो हिचकिचाता है, झिझकता है, मना करता है, लेकिन अंततः वो सुशीला से लास्ट में शादी कर लेता है और हैप्पीली अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। दैट्स अ स्टोरी ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। डन, पढ़ा देते हैं एक बार। चंद्रन इसका प्रोटोगोनिस्ट या मेन कैरेक्टर हो गया, जो एक सेंसिटिव बीए स्टूडेंट है, आइडियलिस्टिक और इमोशनल है। माता पिता हो गए इसके, मालती इसकी बिलोड है जिससे ये प्रेम करता है। मालती के पिता कंजर्वेटिव है, होरोस्कोप पे बिलीव करते हैं और इसी मंगल दोष की वजह से वो चंद्रन से शादी नहीं करने देते हैं। सुशीला चंद्रन की इवेंचुअल वाइफ, जो आखिर में जो पत्नी बनती है, वो कौन है, आपकी सुशीला है। एम्बॉडिंग प्रैक्टिकल लव, इमोशनल बैलेंस एंड सोशल हार्मनी। जो क्या प्रदर्शित करती है, आपका प्रैक्टिकल लव। एक देखो, जब वो मालती से प्रेम कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल लव नहीं है, एक अट्रैक्शन ऑफ एज कह सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक यूथ में, युवावस्था में, जब वो किसी एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है जहां उसको पता ही नहीं है कि उसका फ्यूचर कहां जाएगा, तो उस टाइम पे उसके सारे डिसीजन है कि उससे किससे प्रेम करना है, किससे नहीं करना है। बट एक टाइम पे मेच्योरिटी आती है और मेच्योरिटी के बारे में जब वो सुशीला से शादी का डिसीजन लेता है, सो इट्स अ परफेक्शन ऑफ एम्बॉडिंग प्रैक्टिकल लव। और कैलाश इसका जो है वो चंद्रन का दोस्त है जो इसके साथ पढ़ता है। थोड़ी कहानी को वापस से मैं दोहरा देता हूं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज द स्टोरी ऑफ चंद्रन। मेन कैरेक्टर है चंद्रन, यंग कॉलेज स्टूडेंट लिविंग इन द टाउन ऑफ मालगुडी। मालगुडी फिक्शनल प्लेस हो गया। ही इज इंटेलिजेंट एंड इमोशनल बट वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट लाइफ एंड हिज फ्यूचर। इंटेलिजेंट भी है, इमोशनल भी है, लेकिन लाइफ को लेकर थोड़ा परेशान है। लाइक मेनी स्टूडेंट्स, ही एंजॉयज कॉलेज लाइफ बट डज नॉट नो व्हाट ही रियली वांट्स टू डू आफ्टर हिज स्टडीज। बाकी बच्चों की तरह वो भी कॉलेज जो है वो लाइफ में आनंद ले रहा है, कॉलेज लाइफ में जो है वो अपनी युवावस्था को मतलब जी रहा है, लेकिन उसके साथ में ही एक ये परेशानी भी है कि उसे नहीं पता कि स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उसे क्या करना है। मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक तो है लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या करें और क्या नहीं करें, मतलब कोई प्रॉपर वे नहीं मिल रहा है। चंद्रन फॉल्स डीपली इन लव विद अ गर्ल नेम्ड मालती। चंद्रन को जो है वो एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम मालती है। He imagines a perfect life with her and wants to marry her. उसको लगता है कि बस ये मिल गई तो दुनिया बन जाएगी। और एक इमेजिनेशन में, युवा है, इमेजिनेशन कर रहा है, फ्यूचर का नहीं पता, करियर का नहीं पता, घर पे आटा कहां से आएगा उसका नहीं पता, बस एक वर्ल्ड, अलग वर्ल्ड में चला गया है और इमेजिन करता है कि बस इससे शादी हो जाए मेरी। However, Malti's parents believe strongly in horoscope and astrology.
मालती के माता पिता होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, और चंद्रन जो है वो दे थिंक चंद्रन होरोस्कोप इज अनलकी। क्यों? क्योंकि चंद्रन को जो है वो मंगल दोष है। चंद्रन को क्या है? मंगल दोष है। ये लड़की को नहीं, लड़के को है, चंद्रन को है, और इस वजह से वो अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ में नहीं करना चाहते। सो दे रिफ्यूज द मैरिज प्रपोजल। दिस रिजेक्शन बैडली हर्ट चंद्रन। इससे चंद्रन को बुरा लगता है। अनेबल टू हैंडल हिज सैडनेस, चंद्रन रन्स अवे फ्रॉम होम। और जब वो दुख को मतलब एक तरीके से जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो घर छोड़ के चला जाता है। He leaves his family, studies and responsibilities behind and starts wandering like a holy man, सन्यासी। वो अपनी पढ़ाई को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को छोड़ करके, सब कुछ पीछे छोड़ करके जो है वो एक सन्यासी की तरह भटकता हुआ निकल जाता है। बट दिस रीयूनियन इज नॉट स्पिरिचुअल। लेकिन ये जो उसका भटकाव था वो जनरली स्पिरिचुअल नहीं था, मतलब वो भगवान की जो है वो खोज में नहीं निकला था। इट इज ओनली एन एस्केप फ्रॉम पेन। बस ये दर्द से बचने का एक जो है वो तरीका, या दर्द से बचने का एक पॉइंट ऑफ व्यू उसने बनाया था। ही फील्स लोनली, हंग्री एंड कंफ्यूज्ड एंड स्लोली अंडरस्टैंड्स दैट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ डज नॉट सोल्व प्रॉब्लम्स। जब वो बाहर निकला, 8 महीने बाहर रहा, तो उसे ये एहसास हुआ, कई दिन भूखा सोना पड़ा, अकेले रहा, परेशानी हुई, कंफ्यूजन में रहा, तो उसे लगा कि घर छोड़ना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन चंद्रन रिटर्न्स टू मालगुडी। 8 महीने का ना टाइम जो है वो पीरियड भी आप याद रख सकते हैं। 8 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो ये बाहर रहता है। नाउ अब वो मालगुडी वापस आता है। नाउ ही इज कामर एंड मोर मेच्योर। अब वो थोड़ा शांत हो चुका है और ज्यादा मेच्योर दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जो जो चीजें आपको किताबें नहीं सिखा सकती, जो चीजें आपको किताबें नहीं सिखा सकती, वो दुनिया की मारी हुई ठोकरें आपको सिखा देगी। दुनिया जब ठोकर मारती है ना, तो सारी चीजें अपने आप एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे रहना है, क्या करना है। वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया इसको। He accepts reality and starts working as a journalist, taking responsibility for his life. अपने जीवन को प्रति, अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करना शुरू कर दिया। Later he agrees to an arranged marriage with सुशीला। बाद में जब इसके पिता ने इसको बार बार पिंच किया, तो ये सुशीला के साथ में अरेंज मैरिज के लिए जो है वो तैयार हो गया, जो एक सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग वुमन थी। This marriage shows that Chandran has grown up and learned to balance emotional with practical life. ये बताता है, इसके सुशीला के साथ में शादी ये दिखाती है कि चंद्रन अब जो है वो प्रैक्टिकल हो चुका है, इमेच्योर नहीं, अब वो मेच्योर है, और वो बैलेंस्ड लाइफ में, मतलब लाइफ को बैलेंस करना सीख गया है कि कैसे अपने इमोशंस को काबू में रख के प्रैक्टिकल बना जा सकता है, प्रैक्टिकल बना जा सकता है। द नोवेल एंड्स क्वाइटली शोइंग हाउ चंद्रन चेंज्ड फ्रॉम अ ड्रीमी इमोशनल यूथ इनटू अ मैच्योर अडल्ट। एक कैसे वो जो है वो मैच्योर अडल्ट में उसका बदलाव होता है, ये दिखाते हुए इसको लिखा गया है। चंद्रन, मालती, सुशीला, मेन 3 कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, तीनों याद रखना, पूछे जा सकते हैं। टाइप करो वाई। सर डन। नेक्स्ट पर चलते हैं फिर फटाफट से। डू इट। तो ये था आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट, यानी ट्रायलॉजी का सेकंड नॉवेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां हम बात करेंगे द डार्क रूम के बारे में। डार्क रूम, अंधेरा कमरा। पोस्ट कॉलोनियल का टाइम, उस समय की जो है वो चीजें, 1938, यानी हम बात कर रहे हैं किससे पहले की, जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947, यानी इंडिपेंडेंस से पहले की बातचीत चल रही है। ऑथर आर के नारायण है। 1938 का टाइम है। मालगुडी फिक्शनल प्लेस है। सोशल और साइकोलॉजिकल नॉवल है। समाज और समाज की जो है वो मानसिकता को दिखाता हुआ एक नॉवल है। क्या कहता है? सेंट्रल फोकस है मैरिज पे, ठीक है, सेंट्रल फोकस है मैरिज पे, पेट्रार्की पे एंड फीमेल ऑपरेशन पे। भाई 3 बातें इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। एक शादी, एक पेट्रार्की, लोग पितृ जो है वो भाव के होते हैं, पितृत्व भाव के होते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और तीसरा जो है वो फीमेल ऑपरेशन की, कैसे महिलाओं को दबाया जाता है। इसमें एक आपको जो है वो लव ट्रायंगल, या मैं कहूं कि लव ट्रायंगल वर्ड जो है वो ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो नजर आएगा। सावित्री इसकी मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। तो याद रखना, सावित्री जो है वो मेन एक कैरेक्टर हुआ। मिडिल क्लास हाउसवाइफ, मध्यम वर्गीय परिवार में रमणी की बीवी है, अभी बात करेंगे। टॉन सीरियस, रियलिस्टिक और क्रिटिकल है। नारायण अदर्स नॉवेल्स, मतलब बाकी नारायण के जो है वो नॉवेल्स में आपको ह्यूमर दिखाई पड़ता है, हंसी मजाक दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी टोन जो है वो सीरियस है। भाई एक महिला की जिंदगी खराब हो रही, तुम हंस रहे हो हैं, ऐसा कैसे हो सकता है किसी नॉवेल में?
एक महिला की एक जो है वो प्रॉब्लम्स को या उसके ऑपरेशन को दिखाया गया है, तो उसमें ह्यूमर डाला कैसे जा सकता? इतना तो लॉजिक आर के नारायण साहब में भी था। सिग्निफिकेंस है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स टू फोरग्राउंड विमेन सफरिंग इनसाइड मैरिज। देखो, अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स है, यानी जितने भी इंडियन इंग्लिश नॉवेल हुए जिनमें महिलाओं की पीड़ाओं की बात हुई, विमेन सफरिंग की बात हुई, विमेन ऑपरेशन की बात हुई, वो सब में ये आपका क्या था, फॉरमोस्ट था, या मैं कहूं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो लिखा गया एक नॉवेल था। सिंबल है डार्क रूम। डार्क रूम इसका सिंबल है फीमेल इनविजिबिलिटी, सप्रेशन एंड इमोशनल एक्साइल। कहने का अर्थ क्या है कि जब भी देखो महिलाओं का क्या था पहले, मतलब मैं आई रेस्पेक्ट विमेन, अब मेरा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि मेरी भी जो है वो घर में बहन है, मेरी भी जो है वो घर में परिवार में लड़कियां हैं, तो मैं बिल्कुल भी ये कहना पसंद नहीं करूंगा। बट एक टाइम पे क्या था कि बस महिलाओं को एक ऑपरेसिव प्रभाव में रखा गया था कि दबाया, किसी भी बात के लिए झगड़ा किया, मारपीट दिया। अब महिलाओं के पास बाहर समाज में जाके आज तो क्या है, आज तो सीधा सीधा तुम हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, तुम कुछ कह के देखो, वो तुम्हें धाराओं से लेकर सब कुछ गिना देगी एक ही मिनट में कि भैया बता कहां मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा, पास वाले थाने में मिलेगा, विमेन जो है वो मतलब जो सपोर्टिव होती है उन जो है वो संस्थानों में मिलेगा, कहां मिलेगा बता तो सही। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जनरली पोस्ट कॉलोनियल की अगर बात करें या स्टार्टिंग जो है वो एरा की बात करें तो उसमें महिलाएं बहुत ही ऑपरेसिव प्रभाव में थी, दबाया गया, मारपीट दिया, कुछ कह दिया, ठीक है, या उनको दुख है तो वो दुख समाज के सामने प्रकट करने के बजाय अपने आप को कमरे में गई और रो लेती, ठीक है। तो एक डार्क रूम जो है वो अंधेरा कमरा है, घर का एक अंधेरा कमरा है जिसको सिंबॉलिकली यूज किया है, जहां फीमेल इनविजिबल हो जाती है, फीमेल वहां जाके जो है वो दिखाई नहीं पड़ती, मतलब अंदर कोने में बैठ के रोना या सप्रेशन का प्रभाव, या फिर आपका इमोशनल एक्साइल, यानी इमोशनली जब वो दूर होती, इमोशनली जब वो परिवार से दूर होती, यानी उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो अकेले जो है वो जाके उस कमरे में बैठती, उस कमरे में जो है वो रोना धोना करती, तो वो डार्क रूम कहा गया सिंबॉलिकली, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है कि उस टाइम पे रियलिटी है ये। और मैं भी जैसे अपने मतलब क्योंकि हमारे माता पिता भी जो है वो उस उम्र में है, लगभग 1965 और जो है वो 70 के आसपास का जन्म है, तो उनकी भी कई बार मैं ऐसी मतलब अपने पिताजी को देखता हूं तो उनमें मुझे मेल डोमिनेशन नजर आता है, और डेफिनेटली नजर आता है। उनको पहले भी कई बार उनके स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये अभी भी उसी भ्रम में है कि महिलाएं पहले जो थी वो आज भी वैसा ही होना चाहिए। वो होता है क्योंकि हम एकदम से समाज को चेंज नहीं कर सकते। अब एजुकेशन या बाकी माध्यमों से हम डेफिनेटली जो है वो चीजों को चेंज कर रहे हैं, हमारी सोच में और उनकी सोच में रात दिन का फर्क आ गया है, और ये होता रहेगा। हमसे आगे जो पीढ़ी आएगी वो हमसे भी बेहतर सोच पाएगी। एंडिंग इसकी रियलिस्टिक है, नॉट रिवोल्यूशनरी है। आपका सोसाइटी रिमेन्स अनचेंज, मतलब सोसाइटी में कोई प्रभाव नहीं है, रिवोल्यूशन नहीं आया। मतलब नॉवेल का एक जो फैक्ट है वो क्या दिखाता है कि इस महिला पे अत्याचार किए गए, महिला ने विद्रोह भी किया। मतलब विद्रोह का मतलब विद्रोह समाज से नहीं किया, विद्रोह हस्बैंड से नहीं किया, इसकी बजाय जो है वो खुद ही क्या करती है, पहले तो मरने की कोशिश करती, सावित्री जो है वो आत्महत्या की कोशिश करती है, बच जाती है या बचा ली जाती है। उसके बाद में जब उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर वो किसी मंदिर में जो है वो कस्टडियन का काम करना शुरू कर देती है, मंदिर की देखभाल करना, वो सारे काम करना शुरू कर देती है। बट वो कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को जो है वो चेंज करने का प्रयास नहीं करती, तो सोसाइटी जैसी थी वैसी ही रह गई। बस महिला बाहर निकल गई, वो डार्क रूम से बाहर जरूर आ गई, लेकिन जनरली जो है वो समाज में कोई बदलाव नहीं आया। तो लेट्स स्टार्ट इट। कैरेक्टर्स इसके, अच्छा इसके कैरेक्टर याद रखना भाई, है ना, ये जो 3-4 शुरुआत के पढ़ाऊंगा इनके सबके कैरेक्टर ऐसे नाम पे याद रख लेना भले। पहले वाले में कौन था आपका, पहले वाले में चंद्रन था, मालती थी और सुशीला थी। अब सावित्री, वो विमेन की बात हो रही है, मिडिल क्लास विमेन है। रमणी, रमणी जो है वो इसका पति है, सावित्री का पति है। शांताबाई, शांताबाई रमणी की जो है वो कुलीग है, शांताबाई रमणी की कुलीग है, और एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शादीशुदा आदमी है लेकिन फिर भी जो है वो किसी पर स्त्री के साथ में जो है वो रिलेशनशिप में है। तीसरा आपका जो है वो मेन कैरेक्टर्स आते हैं इसके, ये भी पूछा जाता है, कमला, बाबू और सुमति। कमला, बाबू और सुमति, कमला, बाबू और सुमति रमणी और सावित्री के बच्चे हैं।
इन दोनों से जो है 3 बच्चे हैं, रमणी और मतलब रमणी तो रमणी के बच्चे हैं, तो इसका मतलब सावित्री और रमणी दोनों के बच्चे हैं। आगे बात समझ में। पोनी एंड मारी, पोनी एंड मारी वर्किंग क्लास कपल है, दोनों काम करते हैं। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, लोहार का वर्णन किया गया है, जो सावित्री को जब ये मरने जाती है, सुसाइड करने जाती है, तो वहां हेल्प करते हैं और उसको एक तरीके से जो है वो सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। कांताबाई काम वाली लग रही है, लेकिन ये वास्तविकता में जो है वो वर्किंग वुमेन है। कांताबाई क्या है? को वर्कर है, सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिपेंडेंस है ना, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट महिला है। अब देखो आदमी को ये भी लग रहा है, ठीक है, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर दूं इसको, अगर कोई मुझे लिखने के लिए कहे कि सर इसको डीप में लिखना है, तो इन दोनों कैरेक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि रमणी जो एक तरफ अपनी वाइफ के ऊपर ऑप्रेसिव है, उसको वो दबा रहा है, उसको वो समाज में एक इक्विलिटी पर नहीं आने दे रहा है। दूसरी तरफ वो एक ऐसी महिला की तरफ अट्रैक्टिव है जो समाज में उसके बराबर का एक हिस्सा रख रही है, बराबर का डोमिनेशन रख रही है, को वर्कर है और मॉडर्न इंडिपेंडेंस का सिंबल है। मतलब कितनी बड़ी आयरनी है कि अपनी वाइफ को वो ऊपर नहीं आने देना चाहता, लेकिन वो उसे पसंद कौन है, वो किसको सपोर्ट करता है, या वो किसके फेवर में है? वो उसके फेवर में है जो ऑलरेडी मॉडर्न इंडिपेंडेंस को दिखाती है। समझ रहे हो? तो आ जाओ फटाफट से। कमला, बाबू और सुमति इनके बच्चे हैं। तो सावित्री हो गई, रमणी हो गई, रमणी हो गया नहीं, होगी नहीं, हो गया। रमणी हस्बैंड है, लड़का है। सावित्री आपका ऑपरेस्ट वाइफ, इमोशनली सेंसिटिव है। हर हस्बैंड अथॉरिटी जो है वो दिखाता है, ईगोइस्ट है, मेल डोमिनेशन है, मेल ईगो जो है वो भाई में है और पेट्रियर्कल सोच का है, यानी कि भाई पितृत्व समझती होनी चाहिए। मैं ना आदमी में होती है ज्यादा मैं। कमला, बाबू और सुमति, पोनी और मारी, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गए, पढ़ लेते हैं फटाफट से। डार्क रूम क्या है? द डार्क रूम इज अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन द अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ सावित्री। डार्क रूम वो नॉवेल है जो सावित्री की एक शादीशुदा जीवन है, लेकिन वो उससे खुश नहीं है, उसकी एक कहानी है, उसकी एक कहानी है डार्क रूम। और सावित्री कौन है? एक ट्रेडिशनल इंडियन हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। सावित्री इज कंप्लीटली डिवोटेड टू हर हस्बैंड रमणी। अब जैसा कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ, मतलब उस टाइम पे अगर आप देखो तो भले मारो पीटो कुछ भी करो, उनको गाली गलौज कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता जो है वो नारियां हुआ करती थी, है ना, कि भाई हम भले ही कुछ भी हो जाए रहेंगे तुम्हारे साथ ही। तो रमणी जो इसका हस्बैंड है, इतना कुछ करने के बाद में भी सावित्री उसके प्रति डिवोटेड है, बस उसी की जो है वो भक्ति कर रही है, कहने का मतलब कंप्लीटली उसको डिवोटेड है। बट इट ट्रीट्स हर हर्शली एंड डोमिनेट्स हर इमोशनली। वो उसको बहुत ही गंभीर तरीके से हर्शली जो है वो ट्रीट करता है, अग्रेसिव नेचर के साथ ट्रीट करता है और उस पर इमोशनली डोमिनेट करता है, यानी उसके जो इमोशंस हैं वो उसके ऊपर मतलब डोमिनेशन करता है कि भाई उसका तो इमोशन बाहर ही नहीं आना चाहिए। वो क्या सोचती है इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको हर्ट होता है कि नहीं होता इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरा मेल ईगो ऊपर रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रमणी, अकॉर्डिंग टू रमणी। ही ऑफन स्कोल्ड्स, वो कई बार उसको डराता है, ऑफन इंसल्ट, कई बार उसकी इंसल्ट करता है और ह्यूमिलिएट भी करता है, उसके साथ हाथापाई भी करता है, ठीक है। बिलीविंग दैट अ वाइफ शुड ऑलवेज ओबे हर हस्बैंड, और उसका ये मानना है कि अगर तुम पत्नी हो तो तुम दब के रहो, तुम पत्नी हो तो तुम दब के रहो, क्योंकि तुम पत्नी हो, तुम महिला हो, है ना। सोच देखो आदमी की, घटिया आदमी, बताओ। रमणी वर्क्स एज अ सीनियर ऑफिसर इन द इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये EIC में यानी इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी में रमणी एक सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, उस समय का पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर ऑफिसर है। ही इज प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, उसे अपनी पोजीशन पर प्राउड है, एंड इज ईगर टू प्लीज हिज ब्रिटिश बॉसेस, और उसके जो ब्रिटिश बॉस है, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1938 के समय की, जब ये लिखा गया तो उस टाइम पे तो पोस्ट कॉलोनियल मतलब पहले की बात कर रहे हैं हम, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो जो उसके ब्रिटिश बॉस हैं उनको खुश करने की कोशिश करता रहता है कि बस चापलूसी करनी है, बॉस खुश होना चाहिए, परिवार जाए भाड़ में। एट होम हाउ एवर ही बिहेव्स लाइक ए टायरेंट, और घर पर वो कैसा जो है वो बिहेव करता है जैसे कि वो एक डिक्टेटर हो, एक तानाशाह हो, एक क्या हो, डिक्टेटर हो, एक तानाशाह हो, ऐसा वो बिहेव करता है, ठीक भाई। सावित्री हैज 3 चिल्ड्रन, सावित्री के 3 बच्चे, सावित्री और रमणी के 3 बच्चे हैं, एक कमला, एक बाबू और एक सुमति। एंड हर एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर फैमिली, और सावित्री का पूरा जीवन सिर्फ अपने बच्चे और अपने परिवार यानी पति के इर्द गिर्द घूमता है।
Whenever Savitri feels deeply hurt and helpless, she goes into the dark room of the house. जब भी वो क्या होती है, जब भी वो दुखी होती है, उसे हर्ट होता है, वो उसे ह्यूमिलिएट करता है, तो उस टाइम पे वो घर में बने हुए एक डार्क रूम में चली जाती है और वहां जाके जो है वो अपने इमोशंस पर मतलब एक तरीके से उनको फील करती है. तो डार्क रूम सिंबल हो गया. दिस रूम बिकम्स अ सिंबल ऑफ अ इमोशनल सफरिंग. ये रूम जो है वो किसका सिंबल है? उसकी इमोशनल जो है वो परेशानियों का, लोनलीनेस, अकेलेपन का एंड साइलेंस. हर पेन इंक्रीजेस व्हेन शी डिस्कवर्स दैट रमणी इज हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमन शांताबाई. उसकी जो है वो पहले तो कम से कम वो उसको हर्ट करता था, ह्यूमिलिएट करता था, तो वो फिर भी सहन कर रही थी. लेकिन जब महिला को पता चला, यानी सावित्री को जब पता चला कि रमणी का उसकी एक ऑफिस कुलीग शांताबाई के साथ में जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसे और भी ज्यादा दुख हुआ. हु वर्क्स इन हिज ऑफिस, जो उसके ऑफिस में काम करती है. रमणी इवन रिमूव्स सावित्रीज फेवरेट बेंच फ्रॉम द हाउस टू डेकोरेट शांताबाई's होम, शोइंग हिज कंप्लीट लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ. मतलब ये अपने घर से, मतलब रमणी जो है वो उसको इंप्रेस करने के लिए, शांताबाई को इंप्रेस करने के लिए अपने घर से जो सावित्री की फेवरेट बेंच है जिस पर बैठा करते हैं, वो भी उसको गिफ्ट करने के लिए अपने घर से ले गया. ठीक है, अब देखो कितनी बड़ी डिसरेस्पेक्ट है कि एक महिला के सामने, मतलब जो पत्नी है उसके सामने उसी की फेवरेट चीज ले जाके किसी और को गिफ्ट देना, मतलब कंप्लीटली उसको इमोशनली डिसरेस्पेक्ट जो है वो दिखाना है कि भैया मतलब ही नहीं था, बाहर में जाओ, कुछ इस टाइप का. आई डोंट केयर, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई. बेंच फ्रॉम द हाउस ऑफ डेकोरेट शांताबाई's होम, शोइंग हिज कंप्लीट लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ, अनेबल टू टॉलरेट द ह्यूमिलिएशन. अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है क्योंकि करंट जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कभी सामान वहां पर गिफ्ट करके आ रहा है, मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तो अब ह्यूमिलिएशन से इंटॉलरेंस, मतलब अनेबल टू टॉलरेट, अब उसको टॉलरेट ना करते हुए सावित्री घर छोड़ देती है. एंड चिल्ड्रन हर होम एंड चिल्ड्रन इन डिस्पेयर एंड अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग. और क्या करती है, और क्या करके देती है आपका, डिस्पेयर एंड अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग, और डूब करके, यानी जो है वो सरयू नदी में छलांग लगा करके क्या करने का कोशिश करती है, सुसाइड करने का कोशिश भी करती है. बट सी इज सेव्ड, लेकिन उसको बचा लिया जाता है फॉर सम टाइम. अब ये बचाने वाले जो है वो कौन है, ये वहां पास में ये दोनों जो कपल हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, कौन कौन, आपका पोनी और मारी, पोनी एंड मारी, वो जो है वो हेल्प करते हैं और वो उसको बचा लेते हैं. ये वर्किंग क्लास कपल है जो सावित्री के जीवन को बचाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. For sometimes she tries to live independently and works as a temple custodian, but proving that she is capable of surviving on her own. कुछ टाइम के लिए जो है वो क्या करती है, जब वो वहां चली जाती है, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, फिर बच जाती है, तो वो एक मंदिर में इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए खुद को कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं खुद का जीवन यापन कर सकती हूं, वो एक मंदिर में टेम्पल कस्टोडियन का काम करना शुरू कर देती है. Proving that she is capable of surviving on her own. However, Savitri is emotionally tied to her children and her past life. लेकिन सावित्री मिडिल क्लास वुमन है, अब भले ही चाहे खुद परेशानी में रहो, लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों से बहुत लगाव है. तो बच्चे, जो तीनों बच्चे हैं, हाँ, बच्चों की याद नहीं आती, आती है ना, वापस भी जाएगी. देखो, she cannot forget the frightened and helpless faces of her children after she leaves them. मतलब वो उन चीजों को क्या नहीं कर सकती, भूल नहीं सकती है. बच्चों से वो इतना इमोशनली अटैच है कि उसे बार बार वो चेहरे याद आते हैं जब उसने घर छोड़ा था, जब उसने घर छोड़ा था, कि बच्चों के चेहरे पर किस तरीके से जो है वो दुखी थे. रियलाइजिंग द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड हर ओन इमिटेशंस, शी फाइनली रिटर्न्स टू हर हस्बैंड. मतलब इतना कुछ होने के बावजूद वो एक कस्टोडियन में, मतलब टेम्पल कस्टोडियन में भी रह गई, उसके बावजूद जो है वो बच्चों के प्रेम के लिए एक जो है वो रियलिटी ऑफ सोसाइटी, रियलाइजिंग द हर्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की जो है वो हर्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कि भाई ये समाज ऐसा ही है, यहाँ पुरुष इतना ही घटिया है, और खुद की जो है वो लिमिटेशंस को जानते हुए वो फाइनली वापस अपने हस्बैंड के घर आती है. नॉट बिकॉज ही हैज चेंज्ड, ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो चुकी है या वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है, इसका मेन कारण था, बट बिकॉज शी हैज नो रियल प्लेस इन अ मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड. क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में मेरा कोई स्थान नहीं है, यहां पेट्रार्की जो है वो फॉलो की जाती है. The novel ends realistically showing the tragic condition of women who are aware of injustice but are unable to escape. क्या लाइन लिखी है भाई, क्या गजब लाइन है कि ये नॉवेल का जो एंड है वो इस वास्तविकता को दिखाते हुए खत्म होता है
कि महिलाएं जो है वो अपनी ट्रेजिक कंडीशन को, अपनी परेशानियों को जानती है, लेकिन उससे अवेयर भी है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, अनेबल टू एस्केप, इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये था आपका द डार्क रूम। जल्दी से बताओ डार्क रूम वालों, फटाफट से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आ जाओ चाय पीते हैं 2 ही मिनट के अंदर। चलो बहुत अच्छे। तीसरी बातचीत हम लोग करेंगे किसके साथ में, आपका द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है आर के नारायण साहब का। क्यों बोलते हैं अदिति, बताओ कोई कारण? मैं लगभग 60 सेकंड का टाइम लूंगा, तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रीड करो फटाफट से एक बार। चलो शुरू करते हैं। हाँ, इसमें है ना सुशीला, इनकी पत्नी का नाम सुशीला ही है। उसमें डार्क रूम में जो है, देखो सुशीला कितनी जगह यूज किया गया है। पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स में ये सुशीला को यूज करते हैं एक सेकंड मैरिज के तौर पे, कि जो अरेंज मैरिज होती है वो सुशीला से करता है, कौन, चंद्रन। फिर आपका सेकंड सुशीला की बातचीत हमने कहा की डार्क रूम में की, क्या नहीं, हम जो है वो कहां बातचीत कर रहे हैं, द इंग्लिश टीचर में। डार्क रूम में तो सावित्री की बात हुई, डार्क रूम में किसकी बात हुई है, सावित्री की बात हुई है। और दूसरी जो है वो किसकी बात हुई है, चलो सावित्री और शांताबाई की बात। द इंग्लिश टीचर, पहले मैं आराम से समझा देता हूं इसको। द इंग्लिश टीचर क्या है, ये एक नॉवेल है। अब देखो थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो राजम जो है वो किसका नाम है, आर के नारायण साहब की पत्नी का नाम है। टाइफाइड से इसकी मृत्यु हो गई थी, टाइफाइड से इसकी मृत्यु हो गई थी। मैं इसको पहले शॉर्ट में समझाता हूं, याद रह जाएगी, फिर अपन जो है वो वहां से पढ़ लेंगे। द इंग्लिश टीचर यानी ये खुद का मतलब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, मतलब इसमें कैरेक्टर का नाम चेंज कर लिया है, बाकी जीवन जो है वो आर के नारायण का ही है। जीवन किसका है, आर के नारायण का ही है। इसमें यह दिखाया जाता है
कि जो आर के नारायण साहब है, यानी जो मेन कैरेक्टर है कृष्णा, आर के नारायण साहब ने खुद के कैरेक्टर को नाम दिया है कृष्णा, पत्नी के कैरेक्टर को नाम दिया है आपका सुशीला, और बच्ची जो आर के नारायण साहब की बेटी है उसके कैरेक्टर को नाम दिया है लीला। उसके कैरेक्टर को नाम क्या दिया हुआ आपका? लीला जो है वो कैरेक्टर नेम है, लीला, कृष्णा और सुशीला। इसमें ये क्या करते हैं सर, ये एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। मैकेनिकल लाइफ मतलब अल्बर्ट मिशन कॉलेज में ये एक इंग्लिश टीचर का काम करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो कृष्णा है वो शहर में रह रहा है और वो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में एक इंग्लिश टीचर के तौर पे काम कर रहा है। अल्बर्ट मिशन कॉलेज जो उस टाइम की जो मिशनरी कॉलेजेस थी या जो स्कूल्स थे वो पोस्ट कॉलोनियल में है, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, यानी एक मैकेनिकल जीवन जी रहा। अब मैकेनिकल जीवन क्यों कहा गया है कि व्यक्ति की अगर पत्नी बच्चे हों और वो साथ में नहीं है, बस आदमी सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है और शाम को आके बस अपना काम कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, सो जा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है लेकिन अपने परिवार से दूर है, तो एक मशीन बना हुआ है कि सिर्फ काम के प्रति लगाव है। लेकिन ये जो सेंस है वो थोड़ा चेंज होता है। एक दिन कृष्णा के पिता का लेटर आता है कृष्णा को कि भाई अब जो सुशीला और लीला है उसको भी तुम्हारे पास में रहने के लिए शहर भेज रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ आ जाएगी, और वो खुशी खुशी जो है वो उनको रिसीव करता है। अब उसका टाइम या उसका सिस्टम चेंज हो चुका है। जो आदमी मशीन बना हुआ था कि भाई बाहर दूर जो है वो लंबे टाइम तक घर से बाहर रहना, ये सारी चीजें, अब वो टाइम पे घर आ जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को जो है वो बच्ची को प्रेम करता है, टाइम देता है, सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। फिर उसके पिता का एक दूसरा लेटर उसको मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई तुम्हें अब रेंट का जो घर तुमने ले रखा है उसकी बजाय तुम्हें खुद का एक घर जो है वो खरीद लेना चाहिए, खुद का एक घर खरीद लेना चाहिए, और इसमें तुम्हारी पैसों की मदद मैं भी कर दूंगा, इसमें तुम्हारी पैसों की मदद जो है वो मैं भी कर दूंगा। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, यानी कृष्णा और उसकी पत्नी सुशीला नया घर ढूंढने के लिए जो है वो निकलते हैं। नए घर को ढूंढते हुए वो अलग अलग जगह जब घर ढूंढ रहे होते हैं तो एक घर में यात्रा के दौरान जब वो वहां जाते हैं, देखते हैं कि भाई घर नहीं देखते अपन घर खरीदते टाइम, तो उस यात्रा के दौरान एक घर में उस महिला को यानी सुशीला को मच्छर काट लेता है या जो भी है, तो उस वजह से उनको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, और टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुशीला की। अब सुशीला मर चुकी है। अब पति जो है यानी कृष्णा जो है वो फिर से अकेला हो चुका है। एक तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसको एक जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है अपनी बेटी की, लीला की। उसे लगता है भाई लीला के लिए तो मैं ही हूं, लीला के लिए तो मैं ही हूं और मुझे ही लीला को पालना और संभालना है। उसकी मां भी आ जाती है जो है वो मृत्यु के उपरांत, लेकिन फिर वो मां को भेज देता है कि भाई नहीं, मैं लीला की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। और बाद में जो है वो इस चीज के लिए एक इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया गया है। क्या बताया गया है? स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया गया है। एक स्ट्रेंजर के थ्रू जो है वो एक लेटर मिलता है, एक अजनबी जो है वो, मतलब बच्चे की बातचीत अपन करेंगे इसमें, उसके थ्रू एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में लिखा गया था क्या कि मतलब जनरली जो है वो एक डिवाइन कनेक्टिविटी दिखाई गई है किसके बीच में, कृष्णा और सुशीला के बीच में, कि कृष्णा सुशीला की आत्मा से बात कर सकता है। तो ये इस सारी चीजें जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज की हुई है। तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं। ये आर के नारायण का वर्क है, पब्लिश हुआ 1945 में, 1945 में मालगुडी फिक्शनल प्लेस का यूज हुआ है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, यानी आधी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, आधा जो है वो फिक्शन है। डन। सीरीज इसकी थर्ड नॉवेल है मालगुडी ट्रायोलॉजी का। स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट थी, बैचलर ऑफ आर्ट सेकंड था, द इंग्लिश टीचर थर्ड है। प्रोटोगोनिस्ट इसका मेन जो हीरो है वो है कृष्णा, जो एक कॉलेज का इंग्लिश टीचर है, अल्बर्ट मिशन स्कूल में इंग्लिश का लेक्चरर है। सेंट्रल थीम है इसकी मैरिज, शादी होती है, प्रेम होता है, लॉस यानी सुशीला का जाना, दुख आना, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कम्युनिकेशन, जो बाद में उसके मरने के बाद उसकी आत्मा से बातचीत, तो ये सब कुछ उसमें दिखाया जाता है, और कैसे एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाता है। एजुकेशन रिफॉर्म का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको यहां से दिखाई पड़ेगा कि एक लेक्चरर आदमी जो बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहा था, वो उसको छोड़ करके अपनी बेटी की प्री स्कूल ज्वाइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो नौनिहाल है, जो मतलब न्योफाइट हैं, जो नवजात हैं, जो नए नए बच्चे हैं, अभी शुरुआती जो है वो मतलब बच्चे हैं, उनको अगर कुछ बेहतर सिखाया जाए तो वो आने वाले समय पर बेहतर बनेंगे। और ये फिलोसफी को कौन सपोर्ट करते हैं? वो जो हेडमास्टर है जिनका हम जिक्र करेंगे। तो आप तो समझते जाओ, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।
क्वाइट इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन है। स्पेशल फीचर है इसका ये डोमेस्टिक रियलिज्म और स्पिरिचुअल माइस्टिसिज्म को ब्लेंड करता हुआ दिखाई पड़ता है। डोमेस्टिक रियलिज्म मतलब आपकी पारिवारिक जो है वो वास्तविकता को, और स्पिरिचुअल जो है वो माइथोलॉजी या माइस्टिज्म को दिखाता है। shows नारायण शिफ्ट फ्रॉम सोशल रियलिज्म टू इनर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। ये आपके मेन जो है वो आर के नारायण साहब किस प्रकार से पहले सोशल थे। अच्छा, ये लिखा गया 1940 पहले 45 में ये पब्लिश हुआ। 1939 में ना इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जो रियल वाइफ थी राजम्स डेथ। उसके बाद जो है ना आर के नारायण साहब पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, इनर जो है वो सर्च में थे। खुद को मतलब अंदर से सर्च करना, या एक तरीके से मतलब चीजों को स्पिरिचुअली ढूंढना, इनर कनेक्शन ढूंढ रहे थे। क्या कर रहे थे, इनर कनेक्शन ढूंढ रहे थे। शादी की नहीं उन्होंने, रीमैरी की नहीं, और बस उनका ये था कि भाई अब पत्नी है नहीं, तो वो थोड़ा तो पहले तो दुखी रहे, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। तो ये जो वर्क है इनका द इंग्लिश टीचर, वो नारायण का जो सोशल रियलिज्म है, पहले ये जो समाज के बारे में बात किया करते थे, अब उससे शिफ्ट कहां हो रहे हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो मतलब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। एंडिंग इसकी स्पिरिचुअल रिकॉन्सिलेशन है रेदर देन सोशल रिजोल्यूशन, कि सोशली कोई चीज रिजोल्व नहीं हुई, जबकि स्पिरिचुअली जो है वो रिकॉन्सिलेशन इसमें दिखाया गया है। स्पिरिचुअल कैसे, भाई आत्मा से बात करना, मतलब ये तो स्पिरिचुअलिटी का ही कमाल है। सुन लो, मेजर कैरेक्टर है इसके कृष्णा, जो इंग्लिश टीचर हैं, हु मूव्स फ्रॉम अ मैकेनिकल लाइफ टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आफ्टर पर्सनल लॉस। जिसकी शुरुआती जीवन आपको कैसे दिखाई पड़ता है, एक मैकेनिकल लाइफ दिखाई पड़ती है, मशीन वाला जीवन, जो सुबह शाम बस काम काम काम। लेकिन वो जैसे ही उसकी पत्नी और बच्ची जो है वो रहने आते हैं, तो वो धीरे धीरे इमोशनल होता है, और फिर जब वो पर्सनल लॉस यानी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, सुशीला की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ चला जाता है। तो तीनों चीजें इसमें, मैकेनिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का एक ब्लेंड जो है वो दिखता है। सुशीला, कृष्णा's loving wife whose illness and death deeply affect his life and outlook। सुशीला जो कृष्णा की पत्नी है, और इसकी मृत्यु के बाद में कृष्णा पूरी तरीके से जो है वो इनरली चेंज हो जाता है, अफेक्ट करती है। लीला, कृष्णा और सुशीला की यंग डॉटर है, who becomes the reason कृष्णा continues living after his wife's death। जिसका मेन कैरेक्टर दिखाया गया है कि यही वो बच्ची थी जिसकी वजह से कृष्णा अगर जिया है, या कृष्णा ने मतलब एक तरीके से जीने का किसी को साधन माना है, तो वो किसको माना है, लीला को। कि पत्नी की मृत्यु के बाद लीला की जिम्मेदारियों के लिए वो जिया है। स्ट्रेंजर, वो मीडियम है, जो मैन हु क्लेम्स टू हेल्प कृष्णा कम्युनिकेट विद सुशीला आफ्टर हर डेथ। जो ये कम्युनिकेट करने के लिए वो लेटर देता है, और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारा कम्युनिकेशन किससे करवा सकता हूं, सुशीला से करवा सकता हूं, तुम सुबह जो है वो इस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे जो है वो आ जाना। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं। और हेडमास्टर, अब देखो हेडमास्टर में का भी इसमें काफी अच्छा रोल जो है वो मुझे जनरली लगा, कि हेडमास्टर ये लीला की स्कूल का हेडमास्टर है। लीला जो बच्ची है उसकी स्कूल का हेडमास्टर है, और बिल्कुल फ्री है। मतलब इसका एक ही एम है लाइफ में कि कुछ भी कमाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस ये जो बच्चे हैं सब कुछ इनके लिए करना है। एन अनकन्वेंशनल स्कूल हेड हु वैल्यूज मोरल एजुकेशन, जो मोरल एजुकेशन पे ज्यादा काम कर रहा है, एंड चिल्ड्रन ओवर रिजिड सिस्टम। एक तरफ अल्बर्ट मिशन स्कूल क्या चला रही है, आपका रिजिड सिस्टम चला रही है, एक डिसिप्लिनरी जो है वो सिस्टम चला रही है, और दूसरी तरफ ये हेडमास्टर जो है वो अपनी स्कूल में बच्चों को मोरल एजुकेशन देने की बात कर रहा है। और यही वजह थी कि लास्ट में अल्बर्ट मिशन स्कूल से रिजाइन करके कृष्णा किसको ज्वाइन करता है, इनकी स्कूल को ज्वाइन करता है, अपनी बेटी की स्कूल को ज्वाइन करता है। बोलो डन है यहां तक बातचीत, तो पढ़ लो फटाफट से। द इंग्लिश टीचर इज अ नॉवल सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी एंड फॉलोज द लाइफ ऑफ कृष्णा। किसकी लाइफ को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ता है, कृष्णा की लाइफ को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ता है। कृष्णा कौन है, कृष्णा एक इंग्लिश टीचर है अल्बर्ट मिशन कॉलेज में। एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल कृष्णा लीड्स अ डल रूटीन एंड मैकेनिकल लाइफ। शुरुआत में कृष्णा का जीवन बिल्कुल डल दिखाई पड़ता है, रूटीन की, बस स्कूल गया आया, और मैकेनिकल लाइफ बिल्कुल मशीन बना हुआ है। मेनली फोकस्ड ऑन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर विदाउट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। मतलब ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है, लेक्चरर इंग्लिश है, और बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के जो है वो क्या पढ़ाता है, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है। मतलब जनरली मशीन है, खुद को मशीन बना रखा है। क्यों, क्योंकि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
हिज लाइफ लैक्स जॉय एंड पर्पस, इसकी लाइफ में ना ही तो आनंद है और ना ही पर्पस है। भाई आदमी जो है वो खुशी खुशी अपने, देखो हम किस लिए कर रहे हैं, मान लो एक अकेला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, किस लिए करेगा? भाई हम अच्छा कमाना चाहते हैं, आप लोग अच्छी नौकरी लगना चाहते हैं, किस लिए? अपने परिवार के लिए। आप जो है वो मान लो मैं अगर 2,000 रुपए का भी सामान लेके आऊंगा तो सबसे पहले अपने दो निजी लोगों को दिखाऊंगा घर परिवार में कि भाई ये लाया हूं। सोच के देखो कि अगर वही नहीं है तो फिर हम किसके लिए ला रहे हैं? चाहे 20,000 का लाओ, 2 लाख का लाओ, देखने वाले कौन है? तो कहीं ना कहीं हाँ, शुरुआत में जो है वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था, ना तो इमोशनल कोई अटैचमेंट था, ना ही आनंद था, मतलब पर्पस नहीं था, है ना, पर्पस नहीं था। कृष्णा's लाइफ चेंज व्हेन हिज वाइफ सुशीला एंड देयर यंग डॉटर लीला कम टू लिव विथ हिम। कृष्णा का जीवन तब बदला जब उसकी पत्नी सुशीला, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, और अपनी बेटी लीला के साथ रहने लगा, यानी ये दोनों रहने के लिए उसके साथ में आई। मैंने कहा था ना कि इनको उसके पिता जो है वो भेज देते हैं। With his family around him, Krishna learns to be a responsible husband and father. अब जब उसके परिवार उसके साथ में रहा तो कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग के अलावा भी आई, और वो क्या आई कि वो एक अच्छे पिता और एक अच्छा जो है वो पति बनने की कोशिश करने लगा, जिम्मेदारियों को निभाने लगा। विथ इस ये हो गया, he realizes that लाइफ इज मोर मीनिंग देन क्लासरूम टीचिंग एंड रूटीन वर्क। उसको लगा, जब उसका परिवार साथ में आया तो उसको लगा कि जीवन का मतलब सिर्फ जो है वो क्लासरूम टीचिंग या रूटीन वर्क नहीं है, उससे भी बढ़कर है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम काम काम, पैसा 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 नहीं है, परिवार भी है, प्रेम भी है, सारी चीजें हैं, है ना। He begins to enjoy family life and feels emotionally fulfilled. वो जल्दी ही परिवार के साथ में जो है वो बहुत अच्छे से एक अच्छी लाइफ को जीने लगा, और उसको इमोशनली जो है वो लगता था कि वो फुलफिल्ड है। बट हुआ क्या? हाउ एवर हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन फिर भी जो खुशी थी वो ज्यादा समय के लिए नहीं रही। कारण मैं आपको बता चुका हूं। सुशीला फॉल सीरियसली इल। कैसे बीमार हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। Sushila falls seriously ill after moving into a new house. Her illness worsens, and despite medical treatment, she dies due to typhoid related complications. टाइफाइड की जैसी जो है वो बीमारी की वजह से उसकी आखिरकार जो है वो मृत्यु हो जाती है। Sushila's death completely breaks Krishna. अब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में पूरी तरीके से कृष्णा टूट चुका है। He becomes lonely, disturbed and emotionally shattered. अब वो अकेला है, जो है वो डिस्टर्ब्ड है और इमोशनली जो है वो बिखर चुका है। At one point, he even thinks of ending his life, but gives up the idea because of his responsibility towards his daughter लीला। एक टाइम पे अपनी पत्नी, यार तुम देख रहे हो, पत्नी के प्रति प्रेम देख रहे हो, वो आत्महत्या की सोच रहा है, और तुम घर पे जो है वो उसको भी शांति से नहीं रहने दे रहे हो, शांति से खाना नहीं खाने दे रहे हो। बताओ, है कोहराम मचा रखा है। सुधर जाओ सबकी सब। कोई मेरी भी सुन ले। देखो तो क्या चल रहा है आपका। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे उसको लगा कि जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो इमोशनली टूट चुका है, तो उसको लगा कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। बट वो जनरली जो है वो अपनी बच्ची लीला के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाता, जो उसका मेन रीजन था कि भाई लीला मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर सुशीला's डेथ, कृष्णा रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। जब सुशीला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो है वो कृष्णा को क्या मिलता है? एक लेटर मिलता है एक स्ट्रेंजर के द्वारा, एक अजनबी के द्वारा, जो ये क्लेम करता है, वो क्लेम्स that Sushila is trying to communicate with Krishna from the spiritual world। तो ये उस लेटर में लिखा होता है कि भाई सुशीला जो है वो तुमसे क्या करना चाहती है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के थ्रू तुमसे बात करना चाहती है। थ्रू दिस मैन कृष्णा believes that he can contact सुशीला, और उसे लगा कि भाई इस व्यक्ति के थ्रू मैं सुशीला से कांटेक्ट कर सकूंगा, उससे बात कर सकूंगा। दिस एक्सपीरियंस brings some peace and emotional stability into his life and helps him recover from grief। और ये जो एक्ट था जो स्ट्रेंजर ने किया था, उसकी वजह से उसको जब लगा कि हाँ वो सुशीला से बात कर पाएगा, वो धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ, पीसफुल हुआ, और उसकी लाइफ में जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी आई इनटू हिज लाइफ एंड हेल्प्स हिम रिकवर फ्रॉम ग्रिप, और जल्दी ही वो दुख से बाहर आने लगा। मीनवाइल लीला जॉइन्स अ प्री स्कूल, और दूसरी तरफ लीला अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो उसको प्री स्कूल में डाल दिया गया, जहां कृष्णा मीट्स द हेडमास्टर, जहां कृष्णा की मुलाकात होती है हेडमास्टर साहब से। ठीक है। एंड unusual but sincere man who deeply cares for children and teaches them moral values through his own methods। जो जनरली किसके बारे में बात कर रहा है? ये जो प्री स्कूल का हेडमास्टर है वो एक प्रैक्टिकल नियमावली को फॉलो नहीं कर रहा है, बच्चे को जो है वो मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो है वो सिखाने पे ध्यान दे रहा है खुद के ऑन मेथड से। द हेडमास्टर बिलीव्स मोर इन कैरेक्टर बिल्डिंग देन फॉर्मल एजुकेशन। बहुत बहुत अच्छा वर्ड है कि एक जो
फॉर्मल एजुकेशन है उससे कहीं ज्यादा उसका मानना है कि फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए कैरेक्टर बिल्ड करना। क्या करना? कैरेक्टर बिल्ड करना। अगर कैरेक्टर बिल्ड हो गया, उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हो गई, तो उसे फॉर्मल एजुकेशन से वो कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो ये उसके लिए काम करता है। ऑल्दो ही इज डिवोटेड टू स्टूडेंट्स, ही नेग्लेक्ट्स हिज ओन फैमिली एंड वंस लीव्स देम बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट हिज डेथ व्हिच लेटर प्रूव्स फॉल्स। ऑल्दो वो अपने बच्चों से तो बहुत प्रेम करता है, मतलब जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनसे तो बहुत प्रेम करता है, ही नेग्लेक्ट्स हिज ओन फैमिली, लेकिन वो अपने ही परिवार को, मैं हेडमास्टर की बात कर रहा हूं, वो अपने ही परिवार को क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है। और एक बार तो वो उनको देम लीव्स देम बिलीविंग एन एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है अबाउट हिज डेथ, कि भाई तेरी मृत्यु हो जाएगी। हेडमास्टर को कहता है कि भाई तेरी मृत्यु होने वाली है, और उसे लगता है कि परिवार को दुख ना हो, परिवार को मेरे जो है वो जाने से दुख ना हो, तो वो पहले ही उनसे जो है वो दूर हो जाता है। और जिस टाइम पे उसकी मृत्यु की बात कही जाती है, वो वास्तविकता में कैसे निकलती है बाद में, जो बाद में फॉल्स निकलती है, झूठ निकलता है। ग्रेजुअली कृष्णा बिकम्स इमोशनली स्ट्रोंगर एंड लर्न्स टू कम्युनिकेट विद सुशीला विदाउट द हेल्प ऑफ अ मीडियम। धीरे धीरे जो है वो कृष्णा क्या होता है? इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, और बिना किसी मीडियम के किससे बात करना शुरू कर देता है? बिना किसी मीडियम के सुशीला से बात करना शुरू कर देता है। डू यू बिलीव दैट ही हैज अ डिवाइन पावर? क्या आपको लगता है कि कृष्णा में कोई ऐसी डिवाइन पावर थी कि वो सुशीला की आत्मा से बात कर सकता है? बताओ। ये आज का समाज है। आज के समाज को दिखावा ज्यादा बेहतर है। वो अच्छे व्यक्ति से ज्यादा, मतलब सक्सेसफुल, दुखी कह रहा, पैसों वाला, ऐसे लोग ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था सर। देखो, स्पिरिचुअली उससे कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो ग्रिप से बाहर आया, जैसे ही वो दुख से बाहर आया, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से रिलेटेबल हो गया। वो सुशीला से कुछ ऐसे जो है वो बात करने लगा। लाइक, एक नहीं होता, अपन मान लो किसी भी व्यक्ति से जिससे हम प्रेम करते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसको हम एक तरीके से उससे डायलॉग करते हुए, बात करते हुए कि सुनती हो, ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब इस टाइप से, कि सुनती हो, देखो ये सब जो है वो कितना अच्छा चल रहा है, आज मैंने ये किया। कोई नहीं है सुनने वाला, बट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, उसको लग रहा है कि वो मुझे सुन रही है। मतलब एक कहीं ना कहीं इमोशनल जो चीजें हैं वो क्या कर सकता है, वो उसके साथ शेयर कर सकता है। तो एक कनेक्टिविटी दिखाई गई है, कोई डिवाइन पावर नहीं है। आर के नारायण साहब ने यहाँ सब लोगों को जो है वो पोथी पढ़ा दी कि भाई डिवाइन पावर, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। The novel ends with Krishna attaining inner peace and spiritual calm. Inner peace उसको मिलती है, spiritually जो है वो काम हो जाता है, और conclude करता है with his feeling of a moment of rare immutable joy, है ना। एक रेयर और इम्यूटेबल जॉय के साथ में जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ध्यान रहे कि इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ लेना कि लास्ट में ये अल्बर्ट मिशन स्कूल को छोड़ करके जो है वो अपनी बेटी की प्री स्कूल यानी हेडमास्टर के साथ पढ़ाना शुरू कर देता है। बोलो वाई टाइप करो फटाफट से। 3 नॉवल पढ़ लिए हमने आर के नारायण साहब के। हल्के में ले रहे हो आर के नारायण साहब को? चलो, मिस्टर संपत। फोर्थ नॉवेल है इनका मिस्टर संपत। मिस्टर संपत अगर बात करें तो संपत साहब में, मतलब मिस्टर संपत जो नॉवेल है, क्या रियली चलो देखो, मिस्टर संपत के बारे में बात कर रहे हैं। आर के नारायण साहब इसके जो है वो राइटर हैं। 1949 का वर्क है। अरे याद करो फटाफट से, 35 मतलब 35, 37, उसके बाद में जो है वो 45, 1945, और अब फोर्थ वर्क अपन पढ़ रहे हैं 1949 का, 1949 का। ये ट्रायलॉजी हो गई। अरे बीच में और भी पढ़ लिया था कि डार्क रूम, ये आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आपका इंग्लिश टीचर। यहां एक और पढ़ लिया था 1939 का, जो कौन सा था? द डार्क रूम। द डार्क रूम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो डार्क रूम 1939 का है, ये 37 का आपका, ये 35 का, और ये 45 का। अब 49 में चल रहे हैं। हो सकता है उसमें पहले वाले में जो है वो चीजों पे पुराने वीडियोस हैं, बहुत पुराने हैं। डेट्स में थोड़ा सा जो है वो देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो जाता है गड़बड़ इधर उधर मामला।
ये ठीक है, ये सारी डेट्स जो है वो अभी वाली ठीक है, सारी जो है वो सोर्सेज हमने देखे हैं। अगर कहीं भी डाउट लगे ना, इसीलिए आपको ऑप्शन देते हैं हमसे बात करने का, क्योंकि गलती होना या गलती करना इज एन अनदर फैक्ट, उसको एक्सेप्ट ना करना वो अलग बात है। मैं अगर कहूं कि नहीं, मैंने लिख दिया हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये गलत है। हो सकता है कोई गलती से, मान लो किसी जगह डेट में अपन ने मिसमैच कर दी, जैसे आज एक लिटरेचर का सेशन चल रहा था, अपन 94 की जगह 87 लिख दिया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि यार इतनी सारी डेट्स में से आगे पीछे चीजें हो जाती है, बट उसको क्वाइटली हम अगर बात कंफर्म कर ले, तो उसी टाइम पे गूगल से देखो, कहीं से भी सोर्स से देखो, बट कंफर्म कर लो, गलत नहीं याद रखना है। ऑथर आर के नारायण है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपका 1949 है, मालगुडी फिक्शनल प्लेस है। आप देख रहे हो फिक्शनल प्लेस में जितने भी इनके फिक्शनल वर्क है उनमें प्लेस तो मालगुडी है, कंफर्म हो गया। सोशल नॉवल है और सैटिरिकल रियलिज्म है, दो बातें इसमें, समाज और सटायर, ठीक है। तंज कैसे, सेंट्रल फोकस है इसका एम्बिशन, अपॉर्चुनिटीज, इल्यूजन ऑफ सक्सेस एंड कोलैप्स ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज। आपको रिटर्न याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है क्या, पब्लिश्ड। रिटर्न कब लिखा गया ये नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पब्लिश्ड पूछा जाता है। रिटर्न जैसी कोई फॉर्मेशन पूछी जाती है तो बहुत बड़ा नॉवेल हो, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा कि भाई अगर हम बात करें फर्स्ट इंग्लिश जो है वो कॉमेडी के बारे में, कौन सी थी, अब तुम ढूंढते रहो। तो ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सेटिंग, टाइप सोशल नॉवल है और सैटिरिकल रियलिज्म है। देखो सेंट्रल फोकस देखो, एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति को परेशान करती है। अपॉर्चुनिटिस्ट होना मतलब आप जो है वो अपॉर्चुनिटी देख के अपने आप को जब इधर उधर करते हो तो भी गड़बड़ है, मतलब समझाऊंगा मैं आपको। इल्यूजन ऑफ सक्सेस, कई बार आदमी सक्सेस को पाने में इतना वो इल्यूजनिस्ट हो जाता है कि वो रियलिटी को ध्यान ही नहीं दे पाता। और कोलैप्स ऑफ ड्रीम्स, कई बार आपके सपने भी टूटते हैं। मतलब इसमें दो ऐसी कहानियों का वर्णन किया गया है। अरे वाह, मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा, गोरबोडक, मैंने कॉमेडी बोला कि मैंने ट्रेजेडी बोला? लाओ बंदूक लाओ मेरी, मैं बताऊं। अरे ट्रेजेडी पूछा था कि कॉमेडी पूछा था? गोरबोडक कह रहे हैं जनता है, निकोलस उडल, कॉमेडी। तो गोरबोडक कॉमेडी है? बताओ भाई, गोरबोडक कॉमेडी है क्या, ये कुछ और है मामला? अच्छा शायद इसके कमेंट्स ओपन नहीं है, सबको नहीं दिख रहे हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडल है, गड़बड़ कर दी। कौन था? अदिति जी। चलो सुनो, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है और दूसरी गोरबोडक है जो ट्रेजेडी है। इसकी टोन कॉमिक भी दिखाई पड़ेगी, आयरनिक भी दिखाई पड़ेगी, जेंटली सैटिरिकल भी दिखाई पड़ेगी, मतलब तंज भी कसा जा रहा है। कैसे, आ जाओ फटाफट। इसकी नैरेटिव वॉइस है फर्स्ट पर्सन, श्रीनिवास। दो इसमें कैरेक्टर हैं, एक श्रीनिवास का है और एक और कैरेक्टर है। सिग्निफिकेंस है इसका, क्रिटिसाइज करता है कमर्शियलिज्म एंड सुपरफिशियल मॉडर्न सक्सेस, कि जो चीजों का कमर्शियल करना है या सुपरफिशियल जो है वो मॉडर्न सक्सेस है, उसको लेकर इसमें मेन जो है वो क्रिटिसिज्म दिखाया गया है। सिंबॉलिक फिगर है मिस्टर संपत, जो चार्म विदाउट डिसिप्लिन है, एनर्जी विदाउट स्टेबिलिटी है। और एंडिंग इसकी एंटी रोमांटिक है, रियलिस्टिक है। जो फेलियर है, त्रिम्प से ज्यादा क्या दिखाई पड़ते हैं, फेलियर, यानी जीत से ज्यादा जो है वो हार दिखाई पड़ती है। पहले आप इसके कैरेक्टर समझ लो तो शायद मेरे ख्याल से ये सारी बात एक साथ ही समझ में आ जाए। ये लोग, ये जो है वो तीन भले लोग, मिस्टर संपत, मिस्टर श्रीनिवास और आपका जो है वो द एक्ट्रेस। जनरली दो ही कैरेक्टर हैं इसमें, मिस्टर संपत है और मिस्टर श्रीनिवास है। इस एक्ट्रेस की बात तो की जाएगी, इस एक्ट्रेस की बात तो की जाएगी। सुनो, मिस्टर संपत कौन है जो अपन पढ़ रहे हैं, यही तो है अपना नॉवल। मिस्टर संपत कौन है, एक लिवली, जिंदादिल, एम्बिशियस प्रिंटर है। एक जो है वो जिंदादिल और एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी प्रिंटर है, हुज लव फॉर एडवेंचर, जिसको रिस्क लेने में मजा आता है। सिनेमा या रोमांस लीड्स टू हिज इवेंचुअल डाउनफॉल, इसकी एक इच्छा है कि ये सिनेमा की तरफ बढ़े। मतलब एम्बिशियस प्रिंटर है, अभी तो ये प्रिंट का काम करते हैं, लेकिन इसकी इच्छा है कि ये कहां जाए, आपका एडवेंचर, सिनेमा या फिर आपका रोमांस की तरफ बढ़े। और इसी की वजह से, हाँ इसी की वजह से जो है वो इनमें डाउनफॉल आता है। मिस्टर श्रीनिवास
अ प्रिंसिपल एडिटर ऑफ द बैनर। द बैनर इनका जो है वो आपका क्या है, न्यूज एडिटोरियल का पार्ट है। द प्रिंसिपल एडिटर, जो इसके मेन एडिटर है, मिस्टर श्रीनिवास, हु वैल्यूज एथिक्स। ये किसकी बात करते हैं? एथिक्स की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और ऑनेस्ट वर्क की बात करते हैं। अब थोड़ा पीछे घूम के आओ, चलो आ जाओ फटाफट मेरे साथ। मिस्टर संपत, क्योंकि जनरली लोगों ने इसको कम पढ़ा है। देखो, मिस्टर संपत को दिखाया गया है काम विदाउट डिसिप्लिन, एनर्जी विदाउट स्टेबिलिटी। कुछ लोग होते हैं ना हवाबाजी, है हमारे पास में भी बहुत सारे। मतलब कई बार जो है वो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसे मतलब कोई प्लान बताएंगे, और प्लान कैसा होगा उनका कि पूरा कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, सर आपसे बात करनी थी। फिर हम बैठते हैं, आप बताओ सर बताओ, तो फिर वो ऐसे, सर देखो ऐसे हम एक टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ये ऐसे पूरी पूरी खट 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 खट, और लास्ट में उसमें आते हैं 2 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़ की, सर बस साल भर में इतना तो रेवेन्यू आ ही जाएगा। सिर्फ प्लानिंग है, सिर्फ जो है वो क्या है, आपकी ड्रीम है, सिर्फ चार्म है, डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्लान ही है। एग्जीक्यूट कैसे करना है ये नहीं पता, एग्जीक्यूट करना है वो नहीं पता। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको चार्मिंग है, डिसिप्लिन नहीं है। मतलब चीजों को कहीं ना कहीं ऐसे इच्छा तो है कि वो सिनेमा में चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। वहां तक जाने के लिए फॉलो करना पड़ता है चीजों को। एनर्जी है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये दो कैरेक्टर, एक मिस्टर संपत है जो एक एम्बिशियस प्रिंटर है, जो चाहता है कि आपका एडवेंचर सिनेमा या आपका रोमांस की तरफ जाए, और श्रीनिवास है प्रिंसिपल एडिटर है द बैनर का, जो एथिक्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्ट वर्क पे टिका हुआ है। तीसरा कैरेक्टर है इसका द एक्ट्रेस, अ फिल्म हीरोइन हुज रिलेशनशिप विद मिस्टर संपत ड्रोज हिम डीपर इनटू ग्लैमर एंड ट्रबल। ये जो एक्ट्रेस है जिसके साथ में मिस्टर संपत का रिलेशनशिप दिखाया जाता है बाद में, जिस ये जानना मतलब इसको जाना था ना कहां, एडवेंचर सिनेमा और आपका रोमांस की तरफ, तो ये गया एक्ट्रेस के साथ में जो है, जो भी इनका रिलेशनशिप था उससे इनको ग्लैमर तो मिला लेकिन परेशानी भी उतनी ही हुई। अब ये कैसे हुआ, इसकी कहानी समझते हैं इन दो पार्ट में। चलो, मिस्टर संपत, जिसे हम द प्रिंटर ऑफ मालगुडी कह रहे हैं, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी कह रहे हैं, ये मालगुडी का एक प्रिंटर है, इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। इस नॉवल को 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड फोकसेस मोर ऑन इवेंट्स एंड रिलेशनशिप्स देन टू इनर थॉट्स। ज्यादा जो है वो फोकस इस नॉवल में किस पे हुआ है, इवेंट्स पे, जो घटनाएं घटी है या जो रिलेशनशिप है उन पे ज्यादा बात हुई है, ना कि अपने इनर थॉट्स पे, अपनी जो है वो खुद की जो है वो थॉट्स पे। इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में क्या होता है, इन द फर्स्ट पार्ट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द बैनर। जो पहले पार्ट की जो स्टोरी है वो एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ती है, जिसका नाम है द बैनर। इसका नाम क्या है, द बैनर, पहली बार। अब द बैनर में जो मेन प्रिंसिपल एडिटर है वो कौन है, वो है मिस्टर श्रीनिवास। कैसे हैं, एथिक्स वाले व्यक्ति हैं, चीजों को प्रॉपर चलाने वाले व्यक्ति हैं, डिसिप्लिन आदमी है। इज द एडिटर ऑफ द पेपर एंड मिस्टर संपत इज द प्रिंटर। 2 लोग हैं, एडिटर तो है मिस्टर श्रीनिवास और संपत है प्रिंटर। मिस्टर संपत कौन है, आपका प्रिंटर। इसे कहा गया द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, मालगुडी का प्रिंटर है ये। द 2 men आर वेरी डिफरेंट इन नेचर। दोनों का नेचर अलग अलग है। प्रिंटर साहब का दिमाग कहीं और जा रहा है और आपके एडिटर साहब का दिमाग कहीं और जा रहा है। द 2 men आर वेरी डिफरेंट इन नेचर। श्रीनिवास इज सीरियस, एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल, व्हाइल संपत इज चीयरफुल, क्लेवर एंड एडवेंचरस। श्रीनिवास जो है वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, मिस्टर श्रीनिवास जो एडिटर है वो आपको सीरियस, एथिकल और रेस्पॉन्सिबल दिखाई पड़ेंगे, जबकि मिस्टर संपत आपको चीयरफुल, खुशनुमा, क्लेवर, चालाक और साथ साथ में जो है वो एडवेंचरस दिखाई पड़ेंगे, रिस्की दिखाई पड़ेंगे। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। हालांकि उनके विचारों में मतभेद है, बट काम में वो दोनों जो है वो साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाते हैं। इसमें एक व्यक्ति काम करता है, मिस्टर संपत काम करते हैं प्रिंटिंग का, और मिस्टर श्रीनिवास काम करते हैं एडिटर का, प्रिंसिपल एडिटर है। और इसी की वजह से द बैनर बिकम्स पॉपुलर इन मालगुडी। मालगुडी जो पर्टिकुलर टाउन है उसमें द बैनर क्या है, पब्लिकेशन है, प्रिंट आपका जो है वो पब्लिकेशन है, ये मालगुडी में काफी फेमस हो जाता है दोनों की मेहनत की वजह से। ड्यू टू फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अब इनमें क्या है, एक तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, भाई बिजनेस किया है, पार्टनरशिप की है, पैसा भी चाहिए, और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एक आदमी पूरे दिन जो है वो सिर्फ हवा में है, ड्रीमिंग कर रहा है, और दूसरा आदमी मेहनत कर रहा है, एथिकली डिसिप्लिनली काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से द न्यूज़पेपर इज इवेंचुअली स्टॉप।
उनके बीच में जो है वो चीजें कहीं ना कहीं जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर न्यूज़पेपर को स्टॉप कर दिया जाता है। द बैनर जो है वो अब रुक चुका है, द बैनर जो है वो अब उसका पब्लिकेशन रुक चुका है। सेकंड पार्ट में देखो, पहला पार्ट दोनों साथ में काम कर रहे हैं, पार्टनर हैं। संपत साहब जो है वो प्रिंटर हैं, थोड़ा अलग किस्म के व्यक्ति हैं, ड्रीमी जो है वो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जबकि श्रीनिवासन एडिटर है, चीफ एडिटर है, आपकी प्रिंसिपल एडिटर है, और इनका मेन एथिकली और आपका जो है वो डिसिप्लिन के साथ में वर्क कर रहे हैं, दोनों पार्टनर है। इन द सेकंड पार्ट श्रीनिवास एंड संपत एंटर द फिल्म इंडस्ट्री। अब सेकंड पार्ट में ये देखने को मिलता है कि इन दोनों ने, क्यों, क्योंकि इधर से आपके मिस्टर जो है वो संपत की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं पहले ही जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ इनका झुकाव था। तो सेकंड पार्ट में देखने को मिलता है कि ये दोनों श्रीनिवास और संपत कहां एंटर करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो एंटर करते हैं एंड वर्क विद अ मूवी प्रोडक्शन कंपनी। और ये किसके साथ में, एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी के साथ में जो है वो काम करते हैं। देयर पाथ्स बिगिन टू सेपरेट हियर। अब इनके जो है वो दोनों के रास्ते यहां से बदलना शुरू हो जाते हैं। एक बिजनेस को, जो प्रिंटिंग का बिजनेस था, द बैनर जो पब्लिकेशन था, न्यूज़पेपर था, उसको तो इन्होंने पार्टनरशिप पे चला लिया। अब जब ये मीडिया कंपनी के साथ में, आपका मूवी प्रोडक्शन कंपनी के साथ जुड़ते हैं एज एन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस टाइम पे दोनों के जो है वो भाव और दोनों के थॉट्स अलग अलग हैं, तो ये अलग हो जाते हैं। संपत बिकम्स डीपली इन्वॉल्व विद द ग्लैमर ऑफ सिनेमा। संपत यहां से जो है, जिसका पहले से इच्छा थी मिस्टर संपत की कि वो सिनेमा की तरफ बढ़े, वो सिनेमा के ग्लैमर में धीरे धीरे जो है वो फंसता जाता है एंड डेवलप्स अ लव अफेयर विद द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म। और जो फिल्म की एक्ट्रेस है, जिस मूवी प्रोडक्शन कंपनी के साथ वो काम कर रहा था, उसमें जो फिल्म की एक्ट्रेस है उसके साथ में वो एक लव अफेयर में आ जाता है। ठीक है, उसके साथ उसका अफेयर होता है। हिज एम्बिशन एंड अट्रैक्शन टू फेम, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी या उसको जो अट्रैक्शन था फेमस होने का, एंड रोमांस स्लोली टेक कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, कंट्रोल ऑफ ओवर हिज लाइफ, की उसका जो एम्बिशन था किस चीज के लिए, कि फेमस होना है, और दूसरा क्या करना है, आपका रोमांस, दोनों ही चीजें उस पर हावी हो गई और उसकी लाइफ से उसका कंट्रोल जो है वो चला गया। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो उसके ऊपर की बस सनक चढ़ गई कि मुझे फेमस होना है। दूसरी तरफ श्रीनिवास है जो क्या कर रहे हैं, द अदर हैंड फील्स अनकंफर्टेबल इन द फिल्म वर्ल्ड। वो फिल्म वर्ल्ड में, भाई एडिटर आदमी है, फिल्म वर्ल्ड में उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। ही इज ट्रबल्ड बाय अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टूडियो। स्टूडियो में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या अनएथिकल जो प्रैक्टिस वहां पे हो रही थी, उसकी वजह से, क्योंकि वो तो एथिकल व्यक्ति था, इसने क्या किया, आफ्टर सम अनप्लीजेंट इंसिडेंट श्रीनिवास लीव्स द फिल्म कंपनी एंड डिसाइड्स टू रिवाइव द बैनर विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रिंटर। अब इन्होंने, जहां ये फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, मिस्टर संपत, हाँ, मिस्टर संपत ने क्या किया, वो एक एथिकल आदमी है, सॉरी मिस्टर श्रीनिवासन जो है वो एक एथिकल आदमी है। दोनों मूवी प्रोडक्शन कंपनी में घुसे, द बैनर को बंद किया, किसी रीजन से, फाइनेंशियल रीजन था उस टाइम पे, द बैनर को इन्होंने बंद कर दिया। फिर ये मूवी प्रोडक्शन कंपनी में घुसे, दोनों ने घुस के काम शुरू किया। तो अब एक आदमी को तो पहले से ही एम्बिशियस था, मिस्टर संपत, तो उसने तो फेम पाने के चक्कर में ओवररूल कर दिया चीजों को कि भाई बस कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे फेम चाहिए, रोमांस चाहिए, और वही मूवी की एक एक्ट्रेस से उसका लव अफेयर भी दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ श्रीनिवास है जो एक एथिकल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जब वो ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को स्टूडियो में देखता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नजर आती है कि काम करने वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या बहुत सारी परेशानी जब उसको होती है, तो मिस्टर श्रीनिवास क्या करते हैं, मूवी इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं और छोड़ के वापस अपना जो द बैनर था, इनका जो पब्लिकेशन था, किसी दूसरे प्रिंटर के साथ मिलकर स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एडिटर तो ये थे ही, इनको तो प्रिंटर चाहिए था, तो कोई अनदर यानी दूसरा प्रिंटर है उसके साथ में उस द बैनर को वापस रिवाइव कर लिया जाता है। संपत रिमेन्स अब्सोर्ब्ड इन द एक्ट्रेसेस एंड द फिल्म वर्ल्ड। संपत अभी भी नहीं आया है, संपत वहीं एक्ट्रेस में, उसके प्रेम में और फिल्म वर्ल्ड में ही, उसी चकाचौंध की दुनिया में खोया हुआ है। बट हिज सक्सेस डज नॉट लास्ट, लेकिन उसकी सफलता ज्यादा लंबे टाइम नहीं टिकी। ही इवेंचुअली लॉसेस द एक्ट्रेस, हिज मनी, हिज रेपुटेशन एंड हिज पीस ऑफ माइंड। कुछ ऐसा हुआ जिससे वो लड़की जिससे वो प्रेम करता था वो भी चली गई, उसका पैसा जो उसने कमाया था वो भी ले गई, आपका जो है वो रेपुटेशन, यानी जो इंडस्ट्री में उसकी जो रेपुटेशन थी वो भी चली गई। मतलब ना पैसा रहा, ना प्रेम रहा, और ना ही इज्जत रही, तीनों ही खो दिए मिस्टर संपत ने। और ये सब कुछ हुआ तो फिर पीस ऑफ माइंड तो जाएगा ही, पीस ऑफ माइंड तो जाएगा ही। ब्रोकन एंड डिसअपॉइंटेड संपत फाइनली रिटर्न्स टू द मालगुड़ी, मार्किंग द एंड ऑफ हिज राइज एंड फॉल। और वापस जो है वो संपत कहां लौट आया, मालगुड़ी लौट आया, और ये उसके राइज एंड फॉल को दिखाता है कि यहीं से तो उठा, मालगुड़ी के प्रिंटर से ही तो प्रिंटर मालगुड़ी था, यहीं से उठ के फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया,
पैसा कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन वापस वहीं आ गया। तो क्या से क्या हो गया, देखते देखते। आ जाओ फटाफट से लिखो भाई। तो मिस्टर संपत भी इनका वर्क है, बड़ा फेमस और बड़ा अच्छा वर्क है, पढ़ लिया है आप लोगों ने, डेफिनेटली आपको याद भी होगा। मिस्टर संपत, मिस्टर श्रीनिवास, दो अलग अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति। पहले द बैनर पब्लिकेशन, जिसमें एक है एडिटर साहब, दूसरे हैं प्रिंटर साहब। दोनों फाइनेंशियल रीजन से इसको बंद कर देते हैं, द बैनर को जो है वो रोक देते हैं और उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं। एक एथिकल आदमी है तो ज्यादा लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, वापस आता है, किसी दूसरे प्रिंटर के साथ काम करना शुरू कर देता है। दूसरा अनएथिकल व्यक्ति है, पहले से एम्बिशियस है, रोमांटिक है, और कहीं ना कहीं जो है वो फेम की एक अथाह फेम जो है वो भाई को चाहिए। तो वो उसी में मतलब एक तरीके से ग्रेब हो जाता है और चीजें समय के साथ में बिगड़ती है। जिससे वो प्रेम करता है वो पैसा, इज्जत, शोहरत और आपका मेंटल पीस सब चली जाती है। आखिरकार घूम फिर के जो है वो बंदा अपने घर यानी टाउन आ जाता है, मालगुड़ी वापस आ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हाँ श्रीनिवास जो है वो सक्सेसफुल है डेफिनेटली। अब उसके बाद में अगर आप 1952 के वर्क की बात करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसको देखो ऐसे याद कर लेना, आपका 35 पहला, 35, 37, 39, 45, 49 और 52। ठीक है, ये कौन सा था, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये कौन सा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये कौन सा था, द डार्क रूम, ये कौन सा था, द इंग्लिश टीचर, उसके बाद में कौन सा था, मिस्टर संपत, और अब कौन सा पढ़ रहे हैं, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही याद कर लेना इसको, डेट्स में आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, सुनो भाई, आर के नारायण साहब के एक और वर्क की बात करते हैं, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, पब्लिकेशन 1952, मास्टर ऑफ मालगुड़ी, यानी मालगुड़ी को तो यूज करेंगे ही, मार्केट रोड की बात हुई। सोशल नोवेल है, सैटिरिकल रियलिज्म है, वही सारी चीजें हैं। इसमें जो बातचीत की गई है वो मरग्या आपका प्रोटोगोनिस्ट है। कौन है ये, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेंट्रल फोकस है ग्रीड, लालच, एम्बिशन, इल्यूजन ऑफ सक्सीड, मॉरल कोलैप्स। टोन है आयरनिकल, कॉमिक ट्रेजिक है। सिंबलिज्म है मनी एज पावर एंड करप्शन, मार्केट रोड एज कैपिटलिस्ट हसल। पूरी सुनना, मैं अभी इसको रिलेट कर दूंगा, ये दो लाइन अपन वापस पढ़ेंगे। पहली बात, मरग्या कौन है, प्रोटोगोनिस्ट है जो इसकी मेन नायक या नायिका है। उसके बाद में टोन इसकी आयरनिकल और आपका जो है वो कॉमिक ट्रेजिक है। इसमें जो सिंबल है मनी को दिखाया गया है पावर का सिंबल, जिसके पास पैसा है इसका मतलब पावर है, पैसा ही पावर है, पैसा ही पावर है। और करप्शन, पैसा आएगा तो पावर आएगी और पावर आएगा तो करप्शन होगा, समझ गए। एक तो ये इसका सिंबल है कि सर पैसा किसका जो है वो सिंबल है, पावर एंड करप्शन का सिंबल है। दूसरा जो मार्केट रोड है मालगुड़ी की, उसको दिखाया गया है कैपिटलिस्ट हसल, यानी यहां से क्या होता है, यहां से जो है वो हम बात करेंगे फाइनेंस की। फाइनेंस तो समझ गए, मरग्या वो लालची आदमी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहता है खुद को, जो खुद को क्या कहता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहता है। स्ट्रक्चर है राइज, एक्सेस, फॉल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब स्ट्रक्चर क्या है इस नॉवेल की कि पहले आपको यह उठता हुआ दिखाई पड़ता है, फिर अति हो जाती है, अथाह, और फिर गिर जाता है। तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइज, एक्सेस एंड फॉल, राइज, एक्सेस एंड फॉल। और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी ना किसी एज में उसको ये चीज मिलनी चाहिए। एक टाइम पे वो धीरे धीरे उठे, फिर उसको लगे कि पता नहीं क्या कर लिया, फिर वो एकदम से फिर मजा आता है। जैसे आज नहीं पढ़ रहे थे हम एक सेशन में, शायद इनमें आप में से भी कुछ लोग थे, जहां हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, एक भला आदमी था यार, कोई बताओ, देखिए राइटर जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में जो है वो एक और बात की थी हमने। हाँ, ये प्रीवियस नोवेल के जैसा ही है निकी जी। और हम लिटरेचर में जहां स्कॉटिश राइटर्स की बात कर रहे थे, वहां एक, बताओ क्या नाम था, हेनरिसन। ट्रेजेडी में भी यही होता है। चलो ठीक है, आज फटाफट, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हेनरिसन के बारे में बता के आर के नारायण साहब को जो है वो रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें बात की गई थी, मतलब हेनरिसन जो है वो अपने दोनों वर्क में, ट्रॉय बुक में या आपका टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड में क्या बात करता है, वो शासकों को, जो रूलर्स है, जो प्रिंस है, उनको एक सलाह या उनको जो है वो ये कहते हुए दिखाई पड़ता है कि भैया ज्यादा उड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से उड़ना। इस प्रकार की बातचीत। तो स्ट्रक्चर इसका है राइज, एक्सेस एंड फॉल, राइज, एक्सेस एंड फॉल। मैं वापस से रिलेट करूंगा, इसको ध्यान रखना।
सिग्निफिकेंस है इसका, नारायण शार्पेस्ट क्रिटिक है मैटेरियलिज्म एंड सेल्फ डिसेप्शन। मतलब नारायण साहब का ये बिल्कुल शार्पेस्ट जो है वो क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने लिया है, किसको लेकर, मेटेरियलिज्म को लेकर, है ना। भौतिक जो सुविधाएं है, भौतिक चीजों को लेकर, और सेल्फ डिसेप्शन। एंडिंग इसकी आयरनिक है, रियलिस्टिक है, रिटर्न टू ओरिजिन। अब सुनो, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इधर वापस आएंगे। इसमें कैरेक्टर है मार्गिया, डॉक्टर पॉल, अरुलडॉस और आपका जो है वो ब्रिंदा। कौन कौन है, मार्गिया, पालू, डॉक्टर पॉल, अरुलडॉस और आपका ब्रिंदा, ये 5 मेन कैरेक्टर हैं। मार्गिया कौन है, अब मनी माइंडेड बट ह्यूमन कैरेक्टर हुज लाइफ शोज ड्रामेटिक राइज एंड टोटल फाइनेंशियल कोलैप्स। मार्गिया वो बेईमान व्यक्ति का एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो मनी माइंडेड है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, कि तुम लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पूजा जी, याद हो जाए। मार्गिया कौन है कि भाई तुम आज मुझे जो है वो 1 लाख दो, मैं महीने के एंड में तुम्हें 2 लाख दूंगा, ठीक है, रातों रात पैसा डबल की स्कीम वाला। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मनी माइंडेड है बट ह्यूमन कैरेक्टर है, whose life shows dramatic rise and total financial collapse। इसमें राइज दिखाया गया है, एक्सेस दिखाया गया है, और उसके बाद में फॉल दिखाया गया। ये इसी के लाइफ में है कि ये उगा यानी बढ़ा, अति हुई और फिर गिर गया। पालू, मार्गिया स्पॉइल्ड सन, ये मार्गिया का जो है वो एक बेटा है, whose irresponsibility contributes greatly to his father's downfall। जिसकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसके पिता का ये डाउनफॉल आता है, ठीक है। डॉक्टर पोल, अ कनिंग एंड मैनिपुलेटिव मैन हु हेल्प्स मार्गिया राइज बट लेटर कॉजेस हिज ruin। डॉक्टर पोल जो है वो एक चालाक और मैनिपुलेटिव व्यक्ति है जो शुरुआत में मार्गिया को क्या करता है, राइज करने में मदद करता है, मार्गिया को ऊपर आने में मदद करता है, लेकिन बाद में जो है वो उसी के डिस्ट्रक्शन का, उसी के जो है वो चुप हो जाओ यार तुम लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो था ही, इन्होंने लिखा ही ऐसा ही, लक्ष्मी चीट फंड लिख रखा है। हाँ, रातों रात पैसा डबल वाला। तो डॉक्टर पोल जो है वो कनिंग और मैनिपुलेटिव व्यक्ति था, जिसने क्या किया, जिसने शुरुआत में तो इसने हेल्प की थी मार्गिया की कि भैया हम देख लेंगे, तुम तो जो है वो लोगों को चूना लगाओ बढ़िया वाला, है ना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ में। और बाद में यही इसके जो है वो बर्बादी का कारण भी बना, डॉक्टर पोल ही इसकी बर्बादी का कारण भी रहा। अरुलडोस, द बैंक पियोन who treats मार्गिया with contempt at the beginning of the novel, जिसने शुरुआत में मार्गिया को क्या किया था, कंटेम्प्ट के तौर पे, द बैंक पियोन who treats मार्गिया with contempt at the beginning of the novel। और एक है ब्रिंदा, बालू की वाइफ है। बालू कौन है, वो ऊपर रह गया बालू, मार्गिया का जो है वो स्पॉइल्ड सन है। बालू की वाइफ है who suffers due to her husband's immoral behavior, जो उसका इमोरल बिहेवियर है उसकी वजह से वो जो परेशान होती है। तो 5 कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं एक बार वापस से, बिल्कुल ठीक बात है, आ जाओ फटाफट से। फिर सुनो, अगर आपको ये समझ में आएगा ना तो फिर मैं पीछे लेकर जाऊंगा और वो सारी बात को रिकनेक्ट कर देंगे हम। कई बार देखो, कई बार चीजें ज्यादा समझ में आती है थ्योरी से, कई बार चीजें समझ में आती है कैरेक्टर से थ्योरी, और कई बार थ्योरी से कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो दोनों बातें सीख लेंगे अपन। यहां देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है। शुरुआत में कहानी की शुरुआत होती है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्गिया। ये फिक्शनल प्लेस मालगुडी में जो है वो सेट है, और इस कहानी की शुरुआत में एक कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं मार्गिया। मार्गिया जो कैरेक्टर है वो एक स्मॉल टाइम मनी लेंडर है, whose life shows a clear rise and fall। मतलब एक स्मॉल टाइम मनी लेंडर है, यानी कुछ टाइम के लिए लोगों को पैसा उधार देता है, कुछ टाइम के लिए लोगों को पैसा उधार देता है। और इसके जीवन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उतार चढ़ाव, यानी पूरा राइज, एक्सेस एंड फॉल इसके जीवन में जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। मार्गिया begins his career sitting under a banyan tree in front of the Central Cooperative Land Mortgage Bank. Mortgage Bank. He helps bank shareholders obtain loan and then lends the money to needy people at higher interest, earning profit for himself। देखो मार्गिया का काम क्या है, ये एक मनी लेंडर है, ये एक मनी लेंडर है जिसका मेन काम क्या है। शुरुआत कहां से की थी भाई ने, बिल्कुल छोटी सी शुरुआत की थी। मार्गिया ने जो है वो अपने करियर की शुरुआत अंडर ए बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, कोई ऑफिस नहीं, कोई और नहीं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, जो कहां बना हुआ था, सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक के सामने बना हुआ था।
तो उसके सामने जो ये बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इसके सामने एक बरगद का पेड़ था, वो वहां उसके नीचे बैठा करता था। ही हेल्प्स बैंक शेयर होल्डर्स, तो जो बैंक के शेयर होल्डर हैं, बैंक के जो शेयर होल्डर हैं, जो लोन लेते थे, बैंक के शेयर होल्डर जो लोन लेते थे, वो क्या करता था, लोन्स एंड देन लेंड्स द मनी टू नीडी पीपल एट हायर इंटरेस्ट। वो क्या करता था कि बैंक के शेयर होल्डर्स के थ्रू जो है वो लोन लेके उस पैसे को जो नीडी पीपल होते थे उनको हायर इंटरेस्ट पे देता था कि भाई तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। तो इस तरीके से वो एक बिजनेस चलाता था, अर्निंग प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, तो उसके लिए प्रॉफिट का एक फायदा था, प्रॉफिट का एक सौदा था। तो मारग्या कौन है? मारग्या सर एक मनी लेंडर है जो कोऑपरेटिव बैंक के सामने बैठकर, आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सामने एक बेनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जो है वो बैंक के शेयर होल्डर्स के लोन को किसको दिया करता था, जो डीडी पीपल थे उनको हायर इंटरेस्ट पे जो है वो दिया करता था, लेंड किया करता था, मतलब उधार दिया करता था। मार्गिया's वर्क इज स्टॉप्ड व्हेन द बैंक सेक्रेटरी, मार्गिया का काम उस दिन रोका गया जब बैंक सेक्रेटरी एंड द पियोन अरुल डोस, जो बैंक का सेक्रेटरी है और वहां का जो पियोन है अरुल डोस, अरुल डोस की बात हुई थी ना अभी, ये देखो पहला कैरेक्टर यहां से लो फटाफट से, एक तो ये तो देख चुके हैं। अरुल डोस कौन है? आपका बैंक का पियोन है जो मारग्या को सबसे पहले कंटेम्प्ट के लिए ट्रीट करता है बिगिनिंग की शुरुआत में। कंटेम्प्ट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए उसको, मतलब एक तरीके से वो बताता है, ये पियोन जो है वो किसको बताता है, बैंक मैनेजर को बताता है, बैंक सेक्रेटरी को बताता है कि भैया तुम्हारे जो है वो बैंक के सामने ये इस तरीके का कारोबार चला रहा है। तो वहां से उसको जो है वो चीजें पता चलती है। तो ये सबसे पहला व्यक्ति अरुल डोस है जो सीज हिज लोन पेपर्स एंड इंसल्ट हिम पब्लिकली, जो बैंक सेक्रेटरी के साथ जाता है और बैंक सेक्रेटरी के माध्यम से उसके जो लोन पेपर्स है उनको छीन लेता है, सीज कर देता है और पब्लिकली जो है वो उसकी बेइज्जती करता है, उसको इंसल्ट करता है। सून आफ्टर दिस हिज स्पॉइल्ड सन बालू, जब ये घटना घटती है तो उसका एक बच्चा है, यानी इसका लड़का है कौन, मारग्या का बेटा है बालू, बदमाश किस्म का आदमी है, थोड़ा मतलब जो है वो मैं कहूंगा कि भाई रिलेटेबल है। टूज मार्गियाज अकाउंट बुक इनटू अ गटर, तो वो क्या करता है कि गुस्से में आकर कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, अब जो है वो ये इन्होंने लोन पेपर सीज कर लिए, अब तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, फेंको इसको। तो उसके हाथ से क्या छीन लेता है, जो अकाउंट बुक है उसको लेता है और ये बालू उसको कहां डाल देता है, गटर में डाल देता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कंटिन्यू हिज मनी लेंडिंग बिजनेस। और वो ये कहता है कि अब तुम कभी भी जीवन में जो है वो ये मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लाओ मुझे दो, और ये उसको गटर में डाल देता है। बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, अब मारग्या जो है वो किस पे बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है। किस पे बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है। वो मिलता है, वो पहले तो पूजा करता है, मारग्या परफॉर्म्स अ लॉन्ग पूजा टू गॉडेस लक्ष्मी, जो है वो धन की देवी मां लक्ष्मी की एक जो है वो बड़ी पूजा करता है। आफ्टर एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स, और उसके बाद में एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस बात को प्रिडिक्ट करता है उसका फ्यूचर सक्सेस का, कि वो भविष्य में कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे होगा। आफ्टर दिस मारग्या मीट्स डॉक्टर पॉल, वो डॉक्टर पॉल से मिलता है, डॉक्टर पॉल हु सेल्स हिम ए मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल डोमेस्टिक हार्मनी, जो डॉक्टर पॉल है वो इसको क्या बेचता है, मारग्या को क्या बेच देता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट बेच देता है, मतलब अभी तक बुक लिखी नहीं गई है, सिर्फ मतलब जनरली राइटिंग स्किल्स में अवेलेबल है, बुक के फॉर्मेट में नहीं है। डोमेस्टिक हार्मनी, डोमेस्टिक हार्मनी मतलब डोमेस्टिक किसको कहते हैं, पारिवारिक, और हार्मनी होती है पीस, पीस की पारिवारिक शांति को लेकर जो है वो एक बुक यानी मैन्युस्क्रिप्ट वो किसको देता है, मारग्या को देता है। मारग्या गेट्स इट पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ मदन लाल, वो मदन लाल की हेल्प से इसको क्या करता है, पब्लिश कर देता है इस बुक को, और यहीं से जो है वो खेल पलट जाता है। और क्या होता है, एंड द बुक बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस थ्रू दिस, मारग्या सडनली बिकम्स रिच, और बुक जो है वो मतलब एक तरीके से हिट हो जाती है और मारग्या को बहुत सारा पैसा मिल जाता है। मतलब एकदम से कुछ नहीं था, एकदम से रिच व्यक्ति हो गया, क्योंकि बुक जो है वो बहुत टॉप में चली गई। किसने दी बुक, आपका मतलब जो है वो बुक का नाम डोमेस्टिक हार्मनी, किसने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट दी, डॉक्टर पॉल ने। मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा। विथ मनी एंड पावर, और मनी और पावर के साथ में मारग्या क्या करता है, स्पॉइल्स हिज सन बालू, वो अपने बेटे बालू जो बदमाश था, जिसने अपने पिता से जो है वो अकाउंट बुक छीनकर गटर में डाल दी थी, थोड़ा मतलब एक बदमाश किस्म का जो है वो बच्चा है, लड़का है उनका। विथ मनी एंड पावर मारग्या स्पॉइल्स हिज सन बालू, वो अपने जो है वो बेटे बालू को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है। ही यूजेस हिज वेल्थ टू डोमिनेट
Balu's school but fails to make his son disciplined or successful. नहीं, मदनलाल तो कोई विशेष नहीं है कि भाई किसकी हेल्प से छापी गई, इतना कुछ खास विशेष है नहीं. He uses his wealth to dominate बालूज स्कूल. वो अपनी वेल्थ को जो है वो क्या करता है, डोमिनेट करने के लिए, बालू की जो स्कूल है उसको डोमिनेट करने के लिए यूज करता है. बट फेल्स टू मेक हिज सन डिसिप्लिन और सक्सेसफुल. लेकिन वो अपने बेटे को क्या बनाने में, डिसिप्लिन या सक्सेसफुल बनाने में असमर्थ होता है. यानी वो बहुत प्रयास करता है कि बेटा सुधर जाए, चीजें उसकी बदलाव आए, वो पैसे भी लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन बेटा ढीठ है, एक नंबर का, वो डिसिप्लिन या सक्सेसफुल नहीं हो पाता. Balu fails his examination, destroys his school certificate and finally runs away from home. Balu, देखो ये he uses his wealth to dominate Balu's school. वो अपनी पैसों के जो है वो बलबूते पर बालू की स्कूल को भी डोमिनेट करता है, भैया पास करो, ये है वो है. लेकिन लड़का जो है वो डिसिप्लिन या सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. बाद में जब एग्जामिनेशन होती है तो बालू फेल हो जाता है. बालू अपने जो है वो स्कूल के सर्टिफिकेट्स को फाड़ देता है और फाइनली जो है वो घर से भाग जाता है. मारग्या later learns that his son is alive and brings him back. बाद में जो है वो कुछ समय बाद में जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा है तो उसे वापस कहां लेकर आता है, घर लेकर आता है. मारग्या अरेंज बालूस मैरिज, वो उसकी शादी करवा देता है जिस लड़की का नाम बृंदा है. इवन मैनिपुलेटिंग एस्ट्रोलॉजर्स टू अप्रूव द मैच. मतलब इनके जो है वो गुण नहीं मिलते हैं, किसका, आपका बालू और बृंदा के गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर को मैनिपुलेट कर देता है और उससे मतलब कहता है कि भाई तू जो है वो शादी का कहते हैं 36 के 36 मिल रहे हैं, तू तो 2-4 ज्यादा लगा के बता दे, बोले कोई दिक्कत नहीं, पैसा दूंगा. क्यों, आदमी पैसा होता ना उसको लगता है सब कुछ खरीद लूंगा, पैसा है तो मैं सब कुछ जो है वो बिकता है, सब कुछ खरीद लूंगा. स्कूल खरीद रहा है, एस्ट्रोलॉजर को खरीद रहा है, सारी चीजें चल रही है. लेटर मारग्या स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लार्ज डिपॉजिट्स बाय प्रोमिसिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट मेकिंग इनॉर्मस प्रॉफिट. उसके बाद में जो है वो मारग्या क्या करता है, स्टार्ट करता है अट्रैक्टिंग लार्ज डिपॉजिट्स, बड़े बड़े जो है वो डिपॉजिट्स को, बाय प्रोमिसिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. ये जो है वो प्रॉमिस करते हुए कि वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देगा. मेकिंग इनॉर्मस प्रॉफिट. हिज हाउस फिल्स विथ मनी एंड ही बिकम्स वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन मालगुड़ी. इतना पैसा आता है कि मालगुड़ी का सबसे ज्यादा पैसों वाला व्यक्ति बन जाता है. क्यों, क्योंकि वो लोगों से पैसा लेता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें हाई जो है वो रेट दूंगा. However, Maragya's downfall begins when he discovers Balu's immoral life and Dr. Paul's influence over him. लेकिन मारग्या का जो है वो डाउनफॉल तब शुरू होता है जब उसे पता चलता है कि बालू का जो इमोरल लाइफ है, मतलब बालू जो है वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, वो मोरलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो चीजों में मतलब बिगाड़ने में तुला हुआ है. और डॉक्टर पॉल जो है वो इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ऊपर है और वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होता है. इन एंगर मारग्या पब्लिकली बीट्स डॉक्टर पॉल, भाई साहब जिसने बनाया है ना, मतलब वो उसको लगता है कि भाई ये जो है वो दोनों मेरे काम को बिगाड़ देंगे, ये दोनों मतलब बेटा और डॉक्टर पॉल जो है वो मेरे मतलब बीच में आ रहे हैं, बार बार चीजों को जो है वो बिगाड़ रहे हैं. तो उसने पब्लिकली गुस्से में जो है वो डॉक्टर पॉल को पीट दिया, डॉक्टर पॉल को पीट दिया. और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट दी थी डोमेस्टिक हार्मनी की. एज रिवेंज डॉक्टर पॉल स्प्रेड्स रूमर्स अबाउट मारग्यास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. और इसके गुस्से में जो है वो मारग्या क्या करते हैं, ये अपने डॉक्टर पॉल क्या करते हैं कि वो मारग्या की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बारे में जो है वो रूमर फैला देते हैं कि भैया इसके पास पैसा नहीं है और अब ये कभी भी बर्बाद हो सकता है. लोगों का पैसा पड़ा था, लोगों ने जो है वो हाई रेट के चक्कर में पैसा दिया हुआ था. पैनिक स्प्रेड्स एंड डिपोजिटर्स डिमांड देयर मनी बैक. पैनिक हो गया चारों तरफ कि भैया पता नहीं मेरा डूब जाए, मेरा डूब जाए. तो सब लोग भागे और भाग के उन्होंने क्या किया, अपना पैसा लेने की जो है वो चाहत रखी. मारग्या इज फोर्स्ड टू रिटर्न ऑल हिज वेल्थ एंड फाइनली फाइल्स फॉर इंसॉल्वेंसी. मारग्या को अपना सारा पैसा जो है वो देना पड़ा और सारा पैसा देने के बाद में वो किसमें क्या फाइल करना पड़ा उसको, इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंट दिवालिये को कहते हैं कि दिवालिया हो गया. एट द एंड ऑफ द नॉवल मारग्या लॉसेस एवरीथिंग ही गेन्ड. जो सब कुछ उसको मिला था वो सारा चला गया. ही रिटर्न्स टू द banyan tree ready to start his old life again, completing the cycle of his rise and fall. वापस से जो है वो कहां लौट जाता है, वापस से वो उसी banyan tree यानी उस कोऑपरेटिव बैंक के सामने दोबारा से उसी काम की शुरुआत करने जो वो शुरू में किया करता. डन, रिपीट कर दूं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं. देखो यहां से देख लो फटाफट से. अब ये बात समझ में आ रही है, राइज, एक्सेस और फॉल. मारग्या बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, एक्सेस हुआ, बहुत पैसा आया, मालगुड़ी का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बना और लास्ट में कहां पहुंच गया, वापस उसी बेनियन ट्री के नीचे पहुंच गया. ये डन.
मनी जो है वो पावर और करप्शन का सिंबल है। मनी के बलबूते पर जो है वो स्कूल को करप्ट, मतलब स्कूल को जो है वो खरीदने की कोशिश चल रही है कि भाई बेटे को पास करो, ठीक है, बेटे को डिसिप्लिन करो। करप्शन की बात कर रहे हैं, यानी अपनी अपने लड़के की शादी करवाने के लिए बृंदा, और जब मतलब उस लड़की का और उसके बेटे बालू का मैच नहीं होता तो वो क्या करता है, दोनों के हॉरोस मतलब दोनों के जो कुंडली वगैरह है उसको मिसमैच करवा देता है, किसके द्वारा, अपने एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। तीसरा, मार्केट रोड जो है वो कैपिटलिस्ट हसल बताया गया है। मार्केट रोड जो मालगुड़ी की मार्केट रोड है उसको कैपिटलिस्ट हसल बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बैठकर जो है वो चीजें बढ़ाई जाती है। ये हो गया, ये हो गया। नारायण ने सार्पिट, सार्पिस्ट जो है वो क्रिटिक ये हो गया था पहले ही। ग्रीड, लालच, एम्बिशन, इल्यूजन ऑफ सक्सेस और मॉरल कोलैप्स की बात हुई है, ठीक है। इसमें मारग्या मनी माइंडेड हो गया, मनी लेंडर हो गया। बालू इसका बेटा हो गया जो बदमाश, या मैं कहूं कि इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, इमोरल व्यक्ति है। डॉक्टर पॉल, जिन्होंने शुरुआत में तो मारग्या की हेल्प की, इन्होंने ही इसको क्या दिया था, वो बुक जो फेमस हुई थी, जहां से बहुत सारा पैसा आया था, जहां बहुत सारा सम्मान नाम मिला, वो आपकी डोमेस्टिक हार्मनी का अ, जो सारी चीजें हैं वो किसने दी थी, उसका शुरुआती पॉइंट ऑफ व्यू किसने दिया था, डॉक्टर पोल ने दिया था। ये एक चालाक और मैनिपुलेटिव व्यक्ति था। अरुण डोस, ये वो पियोन है जो बैंक सेक्रेटरी के साथ में आया था और शुरुआत में मरग्या का बिजनेस को डिस्प्यूट करता है, वहां से उसके जो है वो एक तरीके से उसको बंद करवा देता है। और बृंदा जो है वो बालू की वाइफ है, मतलब इस लड़की का तो कोई दोष ही नहीं था, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड की इमोरल बिहेवियर की वजह से उसको भी काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर पोल की पिटाई मेन रीजन रहा, मतलब पब्लिकली जो है वो इसकी अवहेलना करना जो है वो मारग्या को भारी पड़ गया, और उन्होंने एक र्यूमर फैला दिया कि जो पैसा इन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट के लिए आपसे लिया है वो अब इनके पास नहीं है। लेंडर्स ने जो उन्होंने उधार दिया था उन्होंने मनी बैक की गारंटी, यानी वापस से जो है वो पैसा मांग लिया, एकदम से दिवालिया हो गया और जहां से शुरू किया था वहीं आ गया। बोलो फटाफट से, टाइप करो वाई। और अब वैसे तो इसमें है अभी भी, मतलब ये मान के चलो कि आज तो मुश्किल है यार, थोड़ा धीरे चलाऊं, धीरे क्या चलाएं, फिर क्या एकदम से खत्म करने वाली जैसी कहानी है ना, मेरे से बैठती भी नहीं। ऐसे फिर वो ऐसे कि भाई आए, थोड़ा सा बताया खत्म, थोड़ा सा बताया खत्म। मेरा ये है कि एक क्लास ज्यादा लगेगी, लेकिन जिस दिन आर के नारायण साहब को पूछने का मन करेगा तो एग्जामिनर आपसे पूछने से 2 बार पहले सोचेगा कि यार कहां से पूछूं, अब तो पढ़ रखा है। तो आज इनके 5 मेजर वर्क की हमने बात की है। कल एक क्लास और ले लेंगे, मेरा ये था कि आज इसको कंप्लीट कर देंगे, बट आई थिंक एक क्लास और, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल जो है वो रह गए हैं, जिनमें से अपन आगे बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बाद में वेटिंग फॉर द महात्मा, कोई विशेष नहीं है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जो है वो रिलेटेड है आपका। फिर उसके बाद में द गाइड, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इमोरल एक्टिविटीज, दैट ही वाज नॉट डिसिप्लिन्ड, मतलब ना तो वो डिसिप्लिन था, ना वो चीजें, मतलब काम को जो है वो समय पर करना, या एक तरीके से जो है अनएथिकल काम जो है वो ज्यादा करना, उन सारी चीजों के बारे में बात की गई। मोरली जो है वो फुलफिल नहीं था। द गाइड की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग चलेंगे द मैन ईटर्स ऑफ मालगुड़ी की तरफ। वेंडर ऑफ स्वीट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके ठीक बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक और आपका पेंटर ऑफ साइंस पढ़ेंगे, और टाइगर ऑफ मालगुड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद में टॉकेटिव मैन, वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रैंड मदर्स टेल, माई डेटलेस डायरी, और आपका मालगुड़ी डेज। ये सारा पढ़ने के बाद में आपको देंगे धन्यवाद। हाँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स को मिला के टोटल हम जो है वो 6 वर्क पढ़ चुके हैं। कितने? 6 वर्क जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल एक सेशन और होगा, और तय आप भी कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट पे छोड़ता हूं हमेशा कि अगर उसको लगता है कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए, तो नाम बता के देखो कितना बढ़िया काम है कि इतना ही बताना था, स्वामी एंड फ्रेंड्स में ये होता है, अब तब लिखा गया और हो गया। बैचलर ऑफ आर्ट्स में ये होता है, लेकिन मजा तब आता है कि हाँ, अब आपको जो है वो चाहे कोई मोरग्या पूछे, चाहे आपको बालू पूछे, चाहे आपको डॉक्टर पॉल पूछे, कुछ भी पूछे, वो एग्जिटीज हम लोग वहां चले जाएंगे कि अच्छा अच्छा, ये उस वर्क का कैरेक्टर है, इनके बीच में ये सारी चीजें थी, इनका ये कोरिलेशन था, इस तरीके से जो है वो डिस्प्यूट था, ये सारी चीजें हुई, तो वो इजीली हम चीजों को समझ पाते। तो हैव अ ग्रेट डे, वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हाँ हाँ।
इस क्लास को थोड़ा सा जो है वो काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको 15 मिनट मतलब 4 o'clock की बजाय 4:15 4:20 कर दो, क्योंकि कई लोग जो है वो स्कूल से आते हैं, स्कूल वगैरह में टीचर भी है, साथ में पढ़ा भी रहे हैं, तो फिर हमें लगा कि आ, थोड़ा कोई बात नहीं 15 मिनट आगे कर देते हैं ताकि वो लाइव क्लास को ले पाए, वरना वो आधा अधूरा छूट जाता है, आधे अधूरे को लाइव ज्वाइन करते हैं तो मजा भी नहीं आता उनको, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा। 4:15 के आसपास हम इस क्लास को डेली शुरू करेंगे। आज हम 6 o'clock तक लेकर गए हैं और हो सकता है समय के साथ हम इसको और भी बढ़ा दें। भाई एम इज टू टीच इन डेप्थ एंड कंप्लीट, है ना, और मैं कवर कर लूंगा, आप ट्रस्ट करें। वो थोड़ा बहुत क्या है कि हम कई बार हमें लगता है कि हाँ सब कुछ चीजें आज शुरू किए, आज के आज सब कुछ कंप्लीट हो जाए, बच्चों को ये और वो पढ़ भी नहीं